आप एक्स और वाई को कैसे मिलाते हैं और टाइम को हटा के, बस। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन के 4th लेक्चर में आज हमारा गोल बहुत सिंपल सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 1, जिसमें हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या दिया था मैंने? होमवर्क दिया था, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है 3 sin ओमेगा टी आई कैप प्लस 4 sin ओमेगा टी जे कैप, तो इसका पाथ कैसा होगा? कई बच्चों ने बड़ा सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, जोरदार। कई बच्चों ने बोला सर सर्कल होगा। सर हमने रटा था कि एक्स और साइन और कॉस में होता है तो सर्कल आ जाता है। नहीं बेटा, देखो पोजीशन वेक्टर का पहला पार्ट जो है ये आई कैप में, वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और पोजीशन वेक्टर का ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो बेटा साहब x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 sin ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 sin ओमेगा टी। सर अब मैं t को कैसे हटाऊं? क्या मैं इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके ऐड कर दूं? स्क्वायर करके ऐड कर, नहीं हटेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी रह जाएगा। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। साफ साफ देखिएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4/3x। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक दूसरा सवाल और दिया था मैंने, वेलोसिटी वेक्टर दे दिया था कुछ 3 sin ओमेगा टी या 3 sin टी आई कैप प्लस 4 cos टी जे कैप। ठीक है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर वेलोसिटी तो वेरिएबल है, देखिए टाइम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है बेटा स्पीड। और देखो सरप्राइजिंगली वेलोसिटी वेरिएबल है लेकिन स्पीड कांस्टेंट आ रहा है। रूट अंडर, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे ये 3 है ना, 3 है, वो देख लीजिएगा लास्ट का होमवर्क जो मैंने दिया था। 3 sin टी आई कैप प्लस 3 cos टी जे कैप। तो जब आप स्पीड निकालेंगे ना तो स्पीड आ जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या बनेगा बेटा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा 1, तो ये 3 ही आएगा। आई एम वेरी सॉरी। सर क्या सॉरी? शायद मैंने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशन करते समय गलत लिख दिया था, मैं देख के लिखा था ना डायरेक्ट, असल में स्पीड तो 3 ही आ रहा। कैसे आ रहा 3? कंफ्यूज नहीं होना बेटा। देखिए मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर ये दिया हुआ है 3 sin टी आई कैप प्लस 3 cos टी जे कैप। ठीक है बेटा, तो जब इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट अंडर, है ना, रूट अंडर इसका होल स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर, तो ये होगा 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ये हो जाएगा 3 cos टी का होल स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर cos स्क्वायर टी। साहब यहाँ से 3 का 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, है ना। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या बचेगा? 1। तो रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर तो 3। तो ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, है ना, पाथ निकाल के देखोगे तो सर्कुलर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, उसकी स्पीड कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो रफ्तार है, 3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट आ रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, बताइए टाइम मैंने 3 सेकेंड दिया था शायद, तो 3 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड और टाइम आ जाएगा आपका 3 सेकेंड। तो 9 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 9 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 9 मीटर किसी ने आंसर निकाल के नहीं दिया था। ठीक है ना। तो आज हम बढ़ते हैं आगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी आपने पढ़ा है? हाँ सर, उसी में तो बड़ा समस्या आया था सर, अब कैसे कैसे क्या क्या लिख दे रहे थे। बेटा अब धीरे धीरे संघर्ष करो, पुरानी चीज़ होगी, इसको एक बार और रिवाइज करो, मज़ा आ जाएगा। और शायद मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी के 2 लेक्चर बना के दिए थे आपको। मोशन अंडर ग्रेविटी के कितने लेक्चर बना दिए थे? 2 लेक्चर बना के दिए थे, है ना। दोबारा मैंने आपको समझाया था, बड़ा आसान है, कोई खास बात नहीं था। अगर आप देखो चीज़ें मुश्किल होती हैं लेकिन उसको आप समझ लोगे ना तो वही चीज़ सबसे आसान लगेगा। देख रहे थे मैं आंसर कैसे निकाल रहा था, उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो साहब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? सबसे पहले इसका फील दिलाओ कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो कभी तुमने अपने फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, चाहे वो तुम्हारा रोनाल्डो हो, मेसी हो, कुछ भी हो,
वो जब फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल जो पाथ एग्जैक्टली ट्रेवल करके जाता है उसी को कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, वो फुटबॉल का जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जब बॉल को हिट करता है तो बॉल हो सकता है 1 बाउंस 6 जाए, है ना, जरूरी नहीं है। सॉरी, 1 बाउंस 6 नहीं होता सर, अगर बाउंस पहले कर दिया तो 4 होगा। हाँ, 1 बाउंस 4 हो या 6 हो, उस बॉल का जो पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। अच्छा, हाँ, मान लो तुम छत पे बैठे हो। कहां बैठे हो? छत पे। और तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है। इस पत्थर को तुमने नीचे किसी के सर पे मारा। हाँ सर, सीधा इसके सर पे टिका के मार देंगे पत्थर, तो क्या इसके सर पे लगेगा? क्या तुमने ऐसा कभी कोशिश किया है कि अपने छत पे बैठ जाओ, है ना, छत पे बैठ जाओ और नीचे कोई आदमी खड़ा है, उसके टकले पे, सर टकला तो आपका है, आप कहीं मत दिख जाना, हाँ, तो तुम्हें टकले पे निशाना लगा लेना। तो सर अगर हम अपने टकले पे निशाना लगाएं, मान लो ये हमारा का टकला है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मत बोलना, मैं अपने आप की बेइज्जती कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम मत कर देना, बहुत मारूंगा। तो तुमने पत्थर मारा, तो क्या पत्थर मेरे टकले पे आएगा? नहीं सर, कैसे नहीं आएगा, हमारा निशाना पक्का है। तो पहले ही बात फिजिक्स के फॉर्म में गलत हो गया। अगर तू पूरा का पूरा यहां पे निशाना मारेगा ना, तो तेरा पत्थर इस तरह के पाथ को फॉलो करके जाएगा, ऐसे यहां गिरेगा, मेरे आगे गिर जाएगा। सर हो सकता है थोड़ा और पीछे उधर गिर जाए ना, इधर ही गिरेगा। ऐसा कैसे? तो पाथ स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होगा। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी देके छोड़ दिए, जब आपने उसको यू वेलोसिटी देके छोड़ दिया, आगे जाने दिया, तो रास्ते में जब वो चल रहा होगा, यू वेलोसिटी देके आपने छोड़ दिया, रास्ते में जब वो चल रहा होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, जिसके वजह से इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा g। हाँ सर, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा g, तो फिर तो नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो कि ये बचपन में हम लोग आम के पेड़ में जाते थे घूमने, अमरूद आम किसी का पेड़ तुमने देखा हुआ होगा, यहाँ पे मान लो ये आम है, अब तुम यहाँ पे खड़े हो, अब तुमने उठाया पत्थर, हाँ सर उठाया, और सीधा टिका के मारा आम पे, तो तुम्हारा पत्थर क्या आम पे जाके लगेगा? नहीं, पत्थर यहाँ आ जाएगा। सर हाँ सर, कभी हम पत्थर आम नहीं तोड़ पाए। मूर्ख, निशाना हमेशा थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए। असल में तुम्हें ये आम तोड़ना है तो तुम्हारा निशाना इधर होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इतना आसान नहीं होता निशाना लगाना। जब यहाँ निशाना लगाओगे तब तो असल में थोड़ा सा नीचे आके इस पे टकराएगा। ग्रेविटी चीजों को हमेशा नीचे खींचती है, हमेशा। और कोई भी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट कर दो, है ना, इनिशियल वेलोसिटी दे दो, जिसका एंगल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 0 और 180 डिग्री ना हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी आपने इधर दिया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर ही है, तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ स्ट्रेट होगा। क्यों स्ट्रेट होगा? तुमने फेंका नीचे है और पार्टिकल नीचे आ रहा, तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर तुम इसको एकदम ऊपर फेंक दो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो भी पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो भी पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अगर एंगल, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल बताओ क्या है? वेलोसिटी नीचे दिया तुमने, अरे इधर फेंका, प्रोजेक्ट किया नीचे सीधा, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल बोलो 0 डिग्री। और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल बोलो 180 डिग्री। यहां पे क्या होगा? इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, कहीं रुकेगा और नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों ही केस में पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर इफ एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन g और कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया या एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन इन विच एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। कुछ भी हो लेकिन 0 और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। सर 90? हाँ चलेगा, 60 चलेगा, 30 चलेगा। देखो इधर तेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, इधर बॉल को फेंक दो, है ना। जैसे मान लो तू बंदूक लेके आया और यहां पे एक आदमी खड़ा है, इसका खोपड़ी फोड़ना है। हाँ सर आज फोड़ देंगे सर, इसका खोपड़ी फोड़ना है। तो क्या करेगा? सीधा इसके खोपड़ी पे निशाना लगा। अब तू निशाना बंदूक
ऐसे फायर करेगा तो पार्टिकल बाहर, मतलब जो बुलेट है वो बाहर निकलेगा, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर नीचे फोर्स लगाएगा, ये जाके इसके गर्दन को हिट करेगा, खोपड़ी नहीं फोड़ पाएगा। सो अगर खोपड़ी फोड़ना हो तो थोड़ा सा इसके मुंडी के ऊपर निशाना लगा, यहां निशाना लगाएगा, ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है। तो बताओ, अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी एंड if angle between initial velocity and acceleration is not equal to 0 और 180, मतलब 0 और 180 नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसके अलावा, तो इसका जो पाथ होगा उसी पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली होना चाहिए जी के बराबर कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही बॉल को लेके भाग रहा हूं और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे ला रहा हूं ऐसा नहीं है ना। तो उसके पाथ को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे देखो, ये हमेशा याद रखना कि ये जो ग्रेविटी है ना, चीजों को हमेशा नीचे खींचती है और नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, इसलिए नीचे की तरफ एक्सीलरेशन होता है जी। मान लो तुमने सोचा कि मैं नीट में सेलेक्ट हो जाऊंगा, पक्की बात है मैं नीट में सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, तो ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींच लेगी थोड़ा सा, और हो सकता है तुम सेलेक्ट ना हो। तुमने अगर सोचा नहीं मुझे टॉप 8000 में रैंक चाहिए किसी भी हालत में, तब जाके तुम सेलेक्ट हो सकते हो, तब जाके तुम सेलेक्ट हो जाओगे। अगर तुमने सोचा नहीं मुझे रैंक चाहिए 5000 में, तब तुम्हारा रैंक 8000 के अंदर आएगा। अगर तुमने सोचा नहीं मुझे रैंक चाहिए टॉप 3000 में, तो तेरा रैंक टॉप 5000 में आएगा, टॉप 2000 तो टॉप 3000 में आएगा, टॉप 1000 तो टॉप 3000 में आएगा तुमने सोचा नहीं मुझे टॉप 500 में आना है, तो टॉप 1000 में आ सकते हो तुम। तुमने सोचा नहीं मुझे टॉप 100 में आना है, तो तुम टॉप 500 में आ सकते हो। तुमने सोचा नहीं मुझे टॉप 10 में आना है, तब टॉप 10 की सोचोगे तो टॉप 100 में आ सकते हो। तो सर नहीं मुझे टॉप 5 में आना है, तो टॉप 50 में आओगे। नहीं मुझे टॉप करना है, रैंक 1 ही लाना है, किसी भी हालत में AIR 1 लाना है, जान दे दूंगा, संघर्ष करूंगा, AIR 1 लाऊंगा। तो उसके लिए अगर मेहनत करोगे तब ग्रेविटी हो सकता है तुम्हें, ग्रेविटी नीचे खींचती है, हो क्या सकता है, सबको खींचती है, तब तुम टॉप 10 में आ सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? तो ये सही बात है, आप जितना बड़ा गोल बनाते हो ना, इंसान इसलिए कहता है कि सपना एकदम बड़े से बड़ा देखो, ताकि उसके आसपास तो पहुंच पाओ, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचती ही है ग्रेविटी नीचे खींचती ही है। समझ में आ गया? तो कई तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे। पहला टाइप होगा ग्राउंड टू ग्राउंड। पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ग्राउंड टू ग्राउंड, ये वाला यहां से फेंकेंगे इस तरह से, वेलोसिटी इधर हो गया, एंगल थीटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। देखो एंगल 0 नहीं है ना, नहीं सर, एंगल तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री भी नहीं है, इसका पाथ ये प्रोजेक्टाइल होगा। ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे पहुंचा। और दूसरा हम टाइप पढ़ेंगे हाइट टू ग्राउंड में कई सारे केसेस होंगे कि किसी h हाइट के टावर से एक बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी दे दिया, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे, एक तो ये भी होता है हाइट से इस तरफ फेंका तो ये ग्राउंड पे यहां आके गिरेगा, ये हो गया तीसरा टाइप। ऐसा भी होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो थीटा एंगल पे जाएगा, कहीं यहां पे आएगा। यह है ना प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट केस हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए बेटा, ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस। यहां से मैंने लिया एक बॉल को, है ना, फील करिएगा बेटा, थोड़ा सा समय लगेगा फील करने में। एक बॉल को लिया, इस बॉल को u वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट किया। तो जहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं वहां पे हम ओरिजिन मान लेते हैं 0,0, और इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। एक बात, u वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, हां सर कर दिया। बाय डिफॉल्ट एयर फ्रिक्शन हम नेग्लेक्ट करेंगे, पहले तो एयर फ्रिक्शन नहीं है सर, ठीक है। एयर फ्रिक्शन को आपने नेग्लेक्ट मान लिया, मतलब कोई भी इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मान लो तूने बॉल को फेंका, है ना, और एयर फ्रिक्शन उस पे लग गया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। फ्री फॉल, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो अ फ्री फॉल, लेकिन उसमें फ्री फॉल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो। तो यहां पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने बॉल को फेंका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ लग रहा है जी। तो सर ये ओरिजिन, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस, ये हो गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहां पे ओरिजिन पे ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको निगेटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया -g, ठीक है।
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताइए टी टाइम के बाद क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर हम नहीं निकाल सकते। क्यों? u वेलोसिटी है और मान लो ये एंगल भी दे दिया, थीटा एंगल पे बॉल को प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन g है, टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब बोले सर नहीं बता पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, बताओ टी टाइम के बाद इसका स्पीड क्या होगा या टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा? सर नहीं बता सकते। तो बता क्या सकते हो? कुछ नहीं। तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन को दो हिस्से में तोड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन जैसा कोई चीज पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो क्या पढ़ाओगे? मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन को दो हिस्से में तोड़ दो, और ये मेरा मजबूरी है या मेरा शौक है? बताओ, ये मेरी मजबूरी है कि मेरा शौक है? मैं फालतू में क्यों इसको तोड़ना चाहता हूं? ये u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, बताओ इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो इधर इनिशियल वेलोसिटी दे दिया u, इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया g, और मान लो थीटा एंगल भी है, तो टी टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। निकाल लेगा क्या? निकाल, u थीटा और g को यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाल। तो नहीं निकाल सकता, कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि सीधा इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोशन इन अ प्लेन में हो, मतलब एक लाइन में नहीं हो, और तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। टी टाइम के बाद वेलोसिटी बताओ, नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं सकते। सब क्या करें? हमारी मजबूरी है कि ये 2D मोशन हो गया, क्योंकि वेलोसिटी इधर दिया और एक्सेलरेशन इधर दिया, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है, तो मोशन इन अ प्लेन कहलाएगा। ये कौन सा मोशन होगा? 2D मोशन होगा, 2D मोशन होगा। इस 2D मोशन को ब्रेक करो, 1D अलोंग एक्स एक्सिस, 1D अलोंग वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में किताबों में या टीचर क्या करता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन लिखता है और फटाफट बताता है, देखो बेटा अगर मैंने इसकी वेलोसिटी इधर u दी तो इधर कितनी हो जाएगी। मैं इधर कितनी हो जाएगी ये मैटर नहीं करता, इधर कितनी क्यों लिख रहे हो ये बताओ। ये तुम्हारा शौक है क्या? इधर u लेके इधर हमेशा बांट लेते हो, क्या है? क्यों क्यों क्यों? सवाल सबसे पहले ये उठता, क्यों? ये u दिया तो सॉल्व करो ना सवाल को। क्यों u दिया तो फटाक से बोल लो इधर हो जाएगा u cos थीटा। क्यों हो जाएगा? हो भी जाएगा तो मैं क्यों लूं? क्यों लोगे? ये तुम्हारी मजबूरी है, तेरा शौक नहीं है। तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है पढ़ा ही नहीं रहा, मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूं, तुम्हारी औकात बता रहा हूं, अपनी औकात बता रहा हूं कि मैं बिना इस मोशन को ब्रेक किए हुए आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो अगर मैं वेलोसिटी u देता हूं xy प्लेन में एट एन एंगल थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में हो जाएगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ui बराबर u sin थीटा। अच्छा ये बात है क्या? हाँ। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखिए, एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा आपका u cos थीटा, जिसको आप ux से भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हो जाएगा बेटा u sin थीटा, कोई बुराई नहीं, बहुत बढ़िया, जोरदार। तो अब एक बड़े प्यार से एक छोटी टोपी वाला वेक्टर लगा लो, अच्छा लगेगा। y एक्सिस है, x एक्सिस है, सर बढ़िया, एकदम मजे आ गए। अब x एक्सिस के डायरेक्शन में कोई फोर्स, धक्का, खिंचाव, पुल एंड पुश नहीं सर। y एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, x एक्सिस में कोई भी फोर्स, कोई भी एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है। मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। x का एक्सेलरेशन 0, और जहां एक्सेलरेशन 0 उसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो किसी भी t टाइम पे x एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी होगी किसी भी t टाइम पे वो u cos थीटा ही रहेगा। ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी क्या होगा हमें नहीं पता, t टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, किस डायरेक्शन में चल रहा होगा, उसकी नेट स्पीड क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन पार्टिकल कहीं भी हो उसका x एक्सिस और वेलोसिटी u cos थीटा होगा, क्योंकि x में एक्सेलरेशन 0 है। क्या बात कर रहे हो सर? और क्या? और y एक्सिस में एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी जे कैप, कह सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी z डाउनवर्ड डायरेक्शन। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर में प्लस y लिया है, इसलिए नीचे निगेटिव है। सर एक मिनट, अगर आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। हाँ हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बता, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन के सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में बात करो, वो यूनिफॉर्म मोशन है।
उसका along x एक्सिस के along एक्सीलरेशन 0 है। तो किसी भी t टाइम पे x एक्सिस के along जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t होगा। x के along वेलोसिटी हमेशा होगी u cos थीटा और ये डायरेक्ट है। किसी भी t टाइम का डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो x एक्सिस का पूरा इंफॉर्मेशन लिख लिया। सर y एक्सिस में किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी क्या वेरिएबल होगी? यस, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा। क्या होगा? तो किसी भी t टाइम पे y एक्सिस में जो वेलोसिटी हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी uy माइनस gt। ui की वैल्यू बोलो u sin थीटा, लिख दो u sin थीटा माइनस gt। मोशन बोलो नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी बदल जाए तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स कंपोनेंट यूनिफॉर्म है, वाईथ कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म प्लस नॉन यूनिफॉर्म दोनों मिक्स करके क्या बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म, है ना। एक एक्सिस में मोशन यूनिफॉर्म है, दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी क्या होगा? uit माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे दादा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सर आपने x और y को बिल्कुल अलग अलग बांट दिया, लेकिन असल में मोशन तो किसी भी इंस्टेंट पे मुझे एक्स वाई प्लेन में ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, किसी भी इंस्टेंट पे एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा। एक बात बताओ, किस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। हाँ सर, किसी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्या ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा? नहीं, इसका इंक्लिनेशन लगातार नीचे की तरफ झुकता जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसकी नेक्स्ट वेलोसिटी किसी भी t टाइम पे चेंज हो जाएगा, लेकिन x कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा और yth कंपोनेंट कम होगा, u sin थीटा माइनस gt। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। yth डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी u sin थीटा माइनस gt, जो कि u sin थीटा से कम हो गया। ठीक है, ऊपर वाली वेलोसिटी थोड़ी कम और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा उतनी रहेगी u cos थीटा। तो इसका रिजल्टेंट जो है वो थोड़ा सा नीचे झुकता जाएगा। ये एंगल हो जाएगा कुछ आपका बीटा। सर मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट u cos थीटा ही रहेगा। थोड़ी देर बाद और आगे जाओगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी उतनी ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा कि g की वजह से पार्टिकल रुकेगा, फिर नीचे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कुछ आ जाएगी, है ना, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ आ जाएगी, इसलिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं आपको x एक्सिस का और y एक्सिस का वेलोसिटी प्रोफाइल बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह का वेलोसिटी प्रोफाइल होगा। y एक्सिस में वेलोसिटी होगी इनिशियल u sin थीटा, फिर इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी, फिर इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी और फाइनली नीचे की तरफ 0 होने के बाद नीचे की तरफ इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और इसका x एक्सिस का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह वेलोसिटी प्रोफाइल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ एक्स एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, हर इंस्टेंट पे एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी u cos थीटा होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग u sin थीटा, मैक्सिमम हाइट पे y की वेलोसिटी 0 और जब टकराएगा यहां पे तो yth डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी माइनस u sin थीटा। जितने रफ्तार से प्रोजेक्ट किया था yth डायरेक्शन में उसका वैल्यू था u sin थीटा, जब टकराएगा तो रफ्तार उतनी रहेगी लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली नीचे की तरफ हो जाएगा और इस इंस्टेंट पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा, वो चेंज ही नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होगा। सर अभी तक जितना आपने पढ़ाया उससे तो ऐसा समझ आ रहा कि हम सिर्फ y पे फोकस करें तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी दिख रहा है। हाँ देखो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस बोलो u sin थीटा और एक्सीलरेशन बोलो g, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह ही तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। देखो ui माइनस gt और s बराबर ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ग्राउंड टू ग्राउंड जो मोशन अंडर ग्रेविटी था, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी था। मान लो मैं 2 बॉल लेता हूं, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है ना, 2 बॉल लिया, आइडेंटिकल बॉल, और एक बॉल को मैंने वेलोसिटी दे दिया आगे की तरफ u cos थीटा और दूसरे बॉल को वेलोसिटी दे दिया मैंने u sin थीटा। अब इन दोनों बॉल का इंडिविजुअल मोशन कैसा होगा सोच के बताओ। सर इन दोनों बॉल का इंडिविजुअल मोशन कुछ ऐसा होगा, थोड़ी देर बाद जो ये बॉल है हमें कहीं यहां दिखाई देगी, थोड़ी देर बाद बॉल हमें कहीं यहां दिखाई देगी और इसका वाई डायरेक्शन वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। ये बॉल ऊपर जाती जाएगी, कहीं पे जाके बॉल रुक के फिर ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगा।
मैं पूरा बना के दिखाता हूँ आपको। और ये वाला जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ आगे जाएगा। इस बॉल का किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं वेलोसिटी पूछूं इस बॉल का, तो एक्स एक्सिस में कोई भी धक्का या खिंचाव नहीं है, मतलब एक्स को में कोई फोर्स नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और यू cos थीटा करके ऐसे जाता जाएगा। ये यू sin थीटा से ऊपर जाएगा, इसकी रफ्तार जो वेलोसिटी है धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0, ठीक है बेटा, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0। फिर ये यू टर्न लेके नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिर रहा है बेटा, क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। वाई के लॉन्ग इस बॉल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा है, इस बॉल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा है। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा है, लेकिन इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सर एक सेकंड बाद मान लो ये बॉल यहाँ है, ये बॉल यहाँ है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन मतलब रफ डायग्राम बना लो। दोनों मान लो कहीं यहाँ दिखाई दिया, एक बॉल यहाँ बना लो तब तुम फील आएगा, एक यहाँ बना लो। तो बोलो एक बॉल यहाँ एक बॉल यहाँ, तो दोनों का कंबाइंड डायग्राम यहाँ बनेगा कहीं? हाँ सर, एक यहाँ तो कंबाइंड डायग्राम यहाँ बनेगा, एक यहाँ तो कंबाइंड डायग्राम यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब दोनों के मोशन को ओवरलैप करके सम कर दिया। एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब यहाँ आएगा। फिर वो नीचे गिर रहा लेकिन ये आगे जाता जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, है ना, इस तरीके से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अब इसके पाथ को मैं मिला दूँ तो आपको ये एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा पाथ दिखेगा। और अच्छे से मिला देता हूँ, ये रफ डायग्राम मैंने हाथों से बनाया बेटा, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्मूथ नहीं है, है ना, पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन पाथ दोनों को सम कर दूंगा तो एग्जैक्टली इसी तरह का दिखाई देगा। बताओ एकदम गर्दा विजुअलाइज हुआ कि नहीं? असल में जब तुम देखते हो कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ इस तरह का, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसी तरीके से हमें ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस पाथ पे कोई इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा ही नहीं सकता, क्योंकि 2D मोशन में एज सच कोई इक्वेशन ऑफ मोशन या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता ही नहीं। होगा मोशन यही, अगर देखो u cos थीटा और u sin थीटा का सम निकालोगे बेटा, तो बोलो u cos थीटा और u sin थीटा का सम क्या होगा? वेक्टर सम क्या होगा? तो x एक्सिस की वेलोसिटी u cos थीटा i कैप, इसकी वेलोसिटी u sin थीटा j कैप, है ना, u cos थीटा i कैप u sin थीटा j कैप, इसका सम निकालोगे तो ये u आएगा। ये क्या आएगा? u आएगा, एंड एट एंगल थीटा ही आएगा। तो असल में u, हाँ देख ना, रूट अंडर u cos थीटा का होल स्क्वायर u sin थीटा का होल स्क्वायर, तो u ही तो आएगा। रूट अंडर अगर तुम कर दो यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू वाई का होल स्क्वायर, तो असल में मैंने ये स्पीड दिया है, पार्टिकल इस तरह के पाथ पे जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई कंसेप्ट ही नहीं है इस तरह के पाथ पे लगाने के लिए। तो मैं मोशन को जब सॉल्व करूंगा ना, तो एक्स एक्सिस वाले मोशन को मैं यूनिफॉर्मिटी की तरह, यूनिफॉर्म मोशन की तरह ट्रीट करूंगा, और इसको एग्जैक्टली मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह ट्रीट करूंगा। मतलब हमें इससे कोई बहस ही नहीं है, मुझे इससे और इससे बहस है, बस हमें इन दोनों से बहस है। और सर किसी भी इंस्टेंट पे अगर एक्सीलरेशन देख रहा हो तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी 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 जी, किसी भी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? जी 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 जी, अरे जी 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 जी। और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, नेट स्पीड इस डायरेक्शन में। सर नेट स्पीड कैसे निकलेगा? नेट स्पीड आपसे निकलेगा ही नहीं। पहले आप एक्स एक्सिस का किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे, वाई एक्सिस का निकालेंगे, उसका फिर क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हें ये फील करा दूं कि इसमें नया कुछ नहीं है। सर कैसे नया नहीं, सब तो नया है। कहाँ नया है बता? या तुम्हें ये नहीं पता अगर वेलोसिटी कॉस्ट यू कॉस थीटा एक्सीलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी, एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी, जो वेलोसिटी वही रह जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, टी टाइम के बाद ये डिस्प्लेसमेंट ड्यू टाइम होगा। हाँ सर ये पढ़ा है। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी यू साइन थीटा देता हूं ऊपर की तरफ और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो सर इस हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा तुम्हारा 2u/g। हाँ यही होता है असल में। अभी मैं चलो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकाल के दिखाता हूं। अभी चलो मैं तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकाल के दिखाता हूं। पहला कैलकुलेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का करता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट तो डायरेक्ट मैं मोशन इन अ प्लेन को कंसीडर करूं, एक्स एक्सिस के मोशन कंसीडर करूं या वाई एक्सिस का मोशन कंसीडर करूं? बेटा बहुत आसानी से सुनना, मजा आ जाएगा। मतलब अंदर ही अंदर बिना डेरिवेशन का तुम्हें सारा फॉर्मूला दिखाई देगा। इतना मेहनत इसलिए किया है मैंने, शायद 15-20 मिनट, कि मैं तुम्हें बिना किसी फॉर्मूले के ही डेरिवेशन की सारा फॉर्मूला फील करा दूं। अब एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? कि सर ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर तक है। अब ऑब्जेक्ट हवा में गया किसकी वजह से है?
इस वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की वजह से या वाई कंपोनेंट की वजह से? बताओ, ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करेगा? कमेंट करके बताना बेटा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये वेलोसिटी की ये वेलोसिटी? अरे भाई, इस वेलोसिटी का u का एक कंपोनेंट आगे दे दिया, ये तो बेटा जमीन को छूता हुआ धीरे 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 आगे चल रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। ऊपर गया किसकी वजह से? हवा में किसकी वजह से? सर इसकी वजह से गया है ना? तो हवा में ऊपर जाके फिर नीचे गिरा, हवा में ऊपर जाके फिर नीचे गिरा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं कहूंगा कंसीडर मोशन कंसीडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, कंसीडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बताओ, इस पूरे जर्नी का नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ वाई एक्सिस में कितना होगा? सिर्फ ये वाई एक्सिस में लगा रहा हूं मैं, नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लगा भी नहीं सकते, सिर्फ वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। अब ये भी फील करा देता हूं, चल देख। वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। देखो यहां पे कोऑर्डिनेट बोलो 0,0। जब यहां पे टकराया तो जितना आगे चला जाता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट r हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। अरे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है बे, तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई का बोलो, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा हाँ, इनिशियल वेलोसिटी यू आई, अरे यू नहीं लिखा है, यू का वर्टिकल कंपोनेंट यू आई। अच्छा, इसको इधर ले आते हैं तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2ui/g। कुछ नहीं किया साहब, इसको इधर ले आया बस, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 यहां चला गया तो 2ui/g। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा सर, ui की वैल्यू अगर रख दे तो ui की वैल्यू u sin थीटा है, तो u sin θ/g हो जाएगा। अब एक चीज फील करके बताओ सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, क्या तुम्हें डेरिवेशन भी मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा लगा? सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, क्या तुम्हें डेरिवेशन भी मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा लगा या नहीं लगा? हाँ सर, टाइम ऑफ फ्लाइट 2ui/g सही है। बताओ, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ ui वेलोसिटी देता हूं तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो सर, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2ui/g। यहां पे कुछ और आया क्या? नहीं सर, वही आया है। तुम अगर इधर फेंकते हो u से तो मुझे ना तो u से मतलब है, ना तो u के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है, ना तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसके वजह से आएगा ना इसके वजह से आएगा, सिर्फ इसके वजह से आएगा क्योंकि यही हवा में लेके ऊपर ले गया फिर नीचे आया। अब बताओ, क्या मैंने ये तुम्हें पढ़ा दिया है? हाँ। क्या तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन देख के ये फील आ गया था कि हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी का जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है उसी की वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आना चाहिए था, और उसी की वजह से यहाँ पे असल में टाइम ऑफ फ्लाइट आया भी है। तो बताइए, क्या आपको ये चीज फील आ गया क्या? हाँ, तो ये चीज फील आ गया तो डेरिवेशन में कुछ नया है ही नहीं। अब चलिए मैं आपको मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट समझाता हूं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब एक बात बताओ बेटा, ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? सर मैक्सिमम हाइट यहां से यहां तक ये होगा मैक्सिमम हाइट। सर ये होगा मैक्सिमम हाइट। सही कह रहे हो बेटा, ये मैक्सिमम हाइट होगा। नहीं, कितना ऊपर गया, मैक्सिमम कितने ऊंचाई तक गया है, तो ये मैक्सिमम हाइट होगा। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मोशन को किधर कंसीडर करोगे? वर्टिकल डायरेक्शन में। कंसीडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। कंसीडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन को वाई डायरेक्शन में कंसीडर करोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और आपको पता है कि आप हमेशा वी वाई का होल स्क्वायर माइनस यू वाई का होल स्क्वायर बटा 2ay इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। अब बताओ, मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी 0 होता है? नहीं, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम होता है। हाँ सर, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम होता है, लेकिन वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो 0 होती है। मैक्सिमम हाइट पे नेट वेलोसिटी से मतलब ही नहीं है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी से मतलब है, और वर्टिकल वेलोसिटी बताओ क्या है? 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यू वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस, क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी है, और मैक्सिमम हाइट आपका एच मैक्स हो गया। तो एच मैक्स इज इक्वल टू, यहां पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। और बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने देखा है जब वो पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक में या टीचर, तो बेटा ये फॉर्मूला डिस्कस ही नहीं करता, बताता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g होता है। अरे भाई, उसको फील दिलाओ कंसेप्ट का, ये तो समझ ही लेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट sin θ cos θ नहीं है, इंपॉर्टेंट इज कि वर्टिकल वेलोसिटी आएगा बस। बताओ, मैक्सिमम हाइट का जो आंसर आया है, जो फॉर्मूला है यू आई का होल स्क्वायर बाई 2g,
क्या सेम टू सेम मोशन अंडर ग्रेविटी में होता था यू स्क्वायर बाई 2g? हाँ, और सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, डेरिवेशन भी सेम है एकदम। और आप यू आई को लिख दोगे यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बताओ एकदम करता करता चमक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चमका कि नहीं चमका, बताओ एकदम। अगर चमका तो लिख देना सर फिर से PhD इन फिजिक्स। साहब एकदम, ये तो बड़ा आसान है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा था मोशन अंडर ग्रेविटी को थोड़ा और नजदीक से देखो, मजा आ जाएगा। देखे होते तो तुम्हें ये सब ना बच्चों का खेल लगता, बच्चों का खेल लगता एकदम। सर लगे हाथ हॉरिजॉन्टल रेंज भी समझा दो। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज, सर हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो जब तक वो हवा में रहता है उतने में कितना आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। तो जहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं वो होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां पे कोलाइड करता है ना, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। अब ध्यान से सोचो, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक का कोऑर्डिनेट होगा r,0। यस, अच्छा इस मैक्सिमम हाइट का कोऑर्डिनेट पूछूं तो देखो यहां से यहां के डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। और मोशन हाईली सिमेट्रिक होता है। सर अगर मोशन सिमेट्रिक होता है तो क्या ये पक्की बात है कि आधे हाइट पे मैक्सिमम, मतलब आधे डिस्टेंस पे मैक्सिमम हाइट एग्जिस्ट करेगा? हाँ, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r/2 और हाइट हो जाएगा h। इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। तो ये रेंज हम निकालेंगे कैसे? कंसीडर मोशन अलोंग y एक्सिस, कंसीडर मोशन अलोंग y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। तो x एक्सिस का नेट डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो x एक्सिस का मोशन तो यूनिफॉर्म होता है सर। हाँ, तो लिखो x बराबर x एक्सिस की वेलोसिटी इंटू टाइम t, यही तो आएगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट टोटल r, x एक्सिस वेलोसिटी ux इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट tf। ये हो गया, आंसर आ गया। r बराबर ux इंटू tf। और क्या, r बराबर ux इंटू tf, खत्म। सर ux है कितना? नहीं पता मुझे, ux ही रहने दे। टाइम ऑफ फ्लाइट बोल। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है सर 2ui/g। हाँ, तो ये आ गया ना 2ux ui/g, ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। अब अगर मैं यहां पे ध्यान से ux और ui की वैल्यू रख दूं ux और ui की वैल्यू रख दूं तो ये 2 ux की वैल्यू होगा u sin थीटा, ये होगा u cos थीटा। तो ये आएगा u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई g। यस सर। अब एक बात बताओ, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो रेंज आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। एक बार आईआईटी में क्या किया था कि बोला कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u at an angle theta from vertical axis। वर्टिकल एक्सिस से थीटा पे प्रोजेक्ट किया। एक ही सेकेंड में बात बदल दिया, जज्बात बदल दिया, एकदम कहानी बदल दी। यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, वर्टिकल से थीटा एंगल लिया। अब बेटा अगर तुम यहाँ पे फॉर्मूला रटोगे और जिस तरीके से किताब में ड्राइव कराते वो देखोगे तो भयंकर कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बदल गया सर, इसमें तो हम ना कर पाएंगे। लेकिन अभी अगर तुम्हारे दिमाग में पिक्चर सेट है तो तुम्हें बड़ा आसानी होगी सवाल को सॉल्व करने में। तुम कहोगे सर इधर आओ, लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट 2ui/g। अब बताओ क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बदल जाएगा? नहीं भाई, तुम एंगल यहां से दो, यहां से दो। टाइम फ्लाइट का कंसेप्ट तो टाइम फ्लाइट का कंसेप्ट रहेगा। 2 इंटू वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई g इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट ui का होल स्क्वायर बाई 2g एंड रेंज इज नथिंग बट ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सीधा होगा 2ux ui/g। नो इशू एट ऑल, दिस इज द आंसर। अब एक चीज जरूर बदलेगा कि अगर मैं जिधर से थीटा एंगल लेता हूं उधर की जो कंपोनेंट होती है उसको हम कॉस में लेते हैं, है ना। तो जब यहां से थीटा था तो ये कंपोनेंट कॉस था, लेकिन वर्टिकल से थीटा है तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा u sin थीटा। बस इतने का फर्क होगा, ये होगा ux और ये होगा ui। अब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, काहे घबराना। लो 2ui की वैल्यू बोलो u cos थीटा, सर 2u cos थीटा बाई g। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहाँ लगे पड़े हो।
लो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और यहाँ पे ये सेम रहेगा, क्योंकि अगर एंगल यहाँ से लेते थे, एंगल हॉरिजॉन्टल से लोगे तो ये कॉस ये साइन, ठीक है सर, यहाँ से एंगल लोगे तो ये कॉस ये साइन, तो भाई साहब बात तो वही रहा ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज अ करेक्ट आंसर, ये तो वही रहेगा। बताओ एकदम जोरदार तरीके से फील आया कि नहीं है। चलो एक और सवाल कराता हूं आईटी 2014 का। इफ ऑब्जेक्ट is projected at is projected with velocity u is equal to alpha I cap plus beta j cap, then find h t r। समझ गए, IIT 2014 आप सर्च करके देख सकते हो, आपको बहुत आसानी से सवाल मिल जाएगा। तो सर इसको तो बड़ा भयंकर सवाल भी देख दिया सर आप। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, तो भाई साहब यहाँ पे साइन कॉस तो है ही नहीं, और नेट वेलोसिटी भी नहीं पता, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में दिया है, ये एक्स कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का और ये वाई कंपोनेंट हो गया। लेकिन अगर आपको ये याद है t इज इक्वल टू, देखो 2u साइन थीटा जब आप लिखते हो ना बेटा, तो आप ये समझो कि u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था और थीटा था हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो u sin थीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का। तो यहां से बेटा 2, और ये असल में u sin थीटा इज नथिंग बट uy बाई जी तो है। हाँ सर, तो ये 2 बीटा बाई जी इज अ करेक्ट आंसर। हाँ आ गया आंसर, आ गया, हो गया 2 बीटा बाई जी। अरे सर हाँ, अब देखो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, बीटा स्क्वायर बाई 2g, रेंज क्या होगा 2 अल्फा बीटा बाई जी 2 अल्फा बीटा बाई जी। समझना कंसेप्ट। एक सवाल और देखो, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। ये समझ गए तो समझो कि तुम मजे आ गए। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पता, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी नहीं पता, उसको t1 टाइम ऑफ फ्लाइट लगा यहां तक आने में, ठीक है साहब, ठीक है सर। दूसरे बॉल को और प्रोजेक्ट किया, वो यहां आके गिरा, है ना, वो यहां का यहां आके गिरा। एक मिनट, देखा यहां आके गिरा, इसका टाइम फ्लाइट है t2। ना तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है और ना ही मुझे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता है। t1 और t2 को कंपेयर करो, डायरेक्ट t1 और t2 को कंपेयर करें, मजा आ जाएगा एकदम। ये डॉटेड लाइन ऐसे स्केलिंग करने के लिए ऐसे ही मैंने अपनी मर्जी से बना दिया। चलो ऑप्शन नंबर ए t1 बराबर t2, ऑप्शन नंबर बी t1 इज ग्रेटर देन t2 एंड ऑप्शन नंबर सी t1 इज लेस देन t2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, घबराहट भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सर इसको तो हमने प्रोजेक्ट किया, ये तो यही आगे गिर गया। सर इसको प्रोजेक्ट किया, ये भाई साहब यहाँ आगे गिर रहा है, और कह रहे हो कि दोनों का टाइम फ्लाइट सेम होगा। ना तो आपने यू बताया, नहीं तो आपने थीटा बताया। हाँ आप रीजन या आपने आंसर कमेंट करके बताएं प्लीज कि आपको लग रहा है नहीं लग रहा है। आपको कुछ और लग रहा है तो रीजन बताएं, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा ध्यान से, पहले केस में मैक्सिमम हाइट और दूसरे केस में मैक्सिमम हाइट सेम है। पहले केस का व्हाइट कलर के पाथ का मैक्सिमम हाइट और दूसरे का मैक्सिमम हाइट एट एंड सेम है। हाँ ये तो दिख रहा है डायग्राम से, तो मैक्सिमम हाइट सेम है। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यू वाई का होल स्क्वायर बटा 2g। दोनों के लिए ये तो सेम ही रहेगा। हाँ सर, और मैक्सिमम हाइट सेम है मतलब वर्टिकल वेलोसिटी दोनों का सेम हो गया, और वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो गया तो टाइम फ्लाइट सेम होगा, क्योंकि टाइम फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। बताओ राधे, बताओ मजा आया कि नहीं आया, बताओ मजा आया कि नहीं आया, बताओ। मजा आया कि नहीं आया बताओ। सर कल की डीपीपी तो अभिषेक
हाँ ठीक है, बहुत लंबा थोड़ा डिस्कशन था एक, है ना, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तुम्हें सुनाई तो नहीं दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। हाँ नहीं दिया होगा सुनाई, मैंने म्यूट कर दिया। चलो बताओ आंसर बताओ फटाफट जोरदार तरीके से। सर समझ आ गया। आधी जनता कहेगी सर नहीं बुझा रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हो सर, बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक थोड़ा बेसिक। बेटा इससे बेसिक क्या होगा, सब खोल के रख दिया मैंने अंदर में जाके। देखो समझाता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में आता है 2u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा इज नथिंग बट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और मैक्सिमम हाइट भी होता है इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का होल स्क्वायर बाई 2g। अगर दोनों केस में हाइट सेम है और g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही होता है, तो ये सेम हो जाएगा। सर ui अगर सेम हो गया, सर ये सेम हो गया, तो सर टाइम फ्लाइट सेम हो जाएगा। हाँ मजे आए कि नहीं है बताओ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अरे नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। फटाफट ये सवाल का जवाब बताइए। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट एंगल ऑफ। एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट एंगल ऑफ। देखो जब प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप जाते हैं तो वहां पे जो वेलोसिटी होती है ना एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और ऐसा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे ही हो पाता है। देखो बेटा यहां पे मैंने इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया था, यहां पे थोड़ी वेलोसिटी इधर होगी, यहां पे थोड़ी वेलोसिटी इधर होगी, यहां पे इधर होगी एग्जैक्टली, और नेट वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है 0, और फिर थोड़ा थोड़ा वेलोसिटी नीचे की तरफ आता जाएगा। ठीक है सर। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो किसी भी जगह पे वो नीचे की तरफ होगा। हाँ ये रहा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और ये रहा आपका वेलोसिटी। तो कितने का एंगल बना? 90 डिग्री का एंगल बना। तो बताइए एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो याद करिए उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर ये वाला बात नहीं समझ में आया। बेटा मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए 90 डिग्री का एंगल नहीं है, यहां भी नहीं है। यहां पे एग्जैक्टली वेलोसिटी आगे बचता है क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आपका बचेगा g sin थीटा, वो g ही होता है। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। वो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा बेटा। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास m हीटेड एट द एंगल 45 डिग्री। AIPMT का सवाल है, एकदम मजे करने के लिए सवाल देते हैं। AIPMT एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी v, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। हाँ साहब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होता। टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चे ये आंसर टिक कर देते हैं कि सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 है। बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 याद कर। और कभी भी तुम डिसीजन डायरेक्ट मत लेना, डिसीजन इसको देख के लेना। एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी तो कभी खत्म ही नहीं होगी ना, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ सर। तो बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम जरूर होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी बचती है u cos थीटा, तो उसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ मास m, और वेलोसिटी कितने से प्रोजेक्ट किया था? v से, और एंगल 45, तो cos 45 बेटा 1/√2 का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर 2, 2 × 2 4, ये आपका आंसर हो जाएगा mv²/4। ठीक है। और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, वैसे तो मैं अभी कराऊंगा, ये प्रूफ नहीं किया है, वो पैराबोलिक होगा, है ना। मैं ये प्रूफ करा दूंगा बेटा, 2 मिनट रुक जाओ बस। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। इसमें से प्रोजेक्टाइल कौन सा नहीं है? ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल कौन सा नहीं है? सबसे पहला, एन एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ रिफिल, दिस इज प्रोजेक्टाइल, दिस इज प्रोजेक्टाइल। अ बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द रूफ, ये तो वही बात हो गया ना, बॉल को सीधा फेंक दिया तो सीधा u वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वजह से ऐसा पाथ फॉलो करके आएगा, ये भी प्रोजेक्टाइल है। अब फुटबॉल किक्ड बाय द प्लेयर, अभी तो बोला था रोनाल्डो जो बॉल को हिट करेगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। तो ये तीनों ही आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल। तो सर ये भी तो प्रोजेक्टाइल है। एक बात बताओ, जो एयरक्राफ्ट ऊपर टेक ऑफ लेता है वो इंजन के फोर्स की वजह से लेता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लेता है? अरे भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से चीजें नीचे खींचती है, ऊपर थोड़ी ना उठ जाता है। एयरक्राफ्ट तो ऐसा होगा, ये पैराबोलिक पाथ थोड़ी, ऐसा पाथ प्रोजेक्टाइल थोड़ी ना होता। और दूसरी बात,
एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ का पाथ ऐसा होगा, पहले वो सीधा सीधा सीधे सीधे नीचे चलता है, सीधे सीधे नीचे चलता है, फिर धीरे 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 ऊपर उठता है। इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी थोड़ी ना होता भाई, जी होगा तो ये ऊपर कैसे उठ जाएगा, ऊपर कैसे लगातार भाग रहा है बोलोगे जी नीचे लगा लेकिन ऊपर कैसे रफ्तार बढ़ रही है इसकी, वो तो इंजन फोर्स लगा रहा है। और हो सकता है थोड़ी देर बाद टेक ऑफ करने के बाद सीधा चल रहा हो, तो स्ट्रेट लाइन पाथ को प्रोजेक्टाइल थोड़ी ना कहते हैं। देखो हर वो पाथ जिसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर हो उसी को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। पैराबोलिक पाथ होना चाहिए, जो एरोप्लेन टेक ऑफ लेता है उसका पाथ प्रोजेक्टाइल नहीं होता, उसका पाथ पैराबोलिक नहीं होता, ये गलत है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, इफ ए स्टोन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में 4 सेकेंड लेता है, देन इट्स ट्रेजेक्ट्री देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज। अरे रामलाल, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में 4 सेकेंड लिया है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम टू टॉप पॉइंट, टाइम टेकन टू बॉटम टू टॉप पॉइंट का 2 टाइम्स हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। 8 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। बेटा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है u साइन थीटा बाई जी, मतलब u y बाई जी, और यहां से यहां तक भी आने में टाइम लगता है u साइन थीटा बाई जी। तो आसान बात है कि अगर मोशन एकदम सिमेट्रिक है तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा उतना यहां से यहां तक आने लगा, तो 4 4 8 टोटल टाइम फ्लाइट हो जाएगा 8 सेकेंड। और एक और पते की बात बताऊं, थोड़ा डर लग रहा है बोलने में लेकिन बोल देता हूं, चल बोल देता हूं चल। बेटा दिमाग खोल के बैठोगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकता हूं मैं, लेकिन दिमाग बंद करके बैठोगे ना तो मैं नहीं घुसा पाऊंगा। देखो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी हो गया 0, ठीक है, उसके बाद यहां पे मान लो टाइम 0 हो रहा है, उसके बाद 1 सेकंड में पार्टिकल कहीं यहां आया, हाँ सर यहां आया, उसके तो क्या कहना चाहता हूं मैं, ये कहना चाहता हूं नीचे 5 मीटर ही चलेगा, नीचे 5 मीटर, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तुम्हें इतने डीप में जाने की, लेकिन ये पक्का है 5 मीटर ही चलेगा। सर आपको कैसे पता 5 मीटर चलेगा, देखो बेटा y एक्सिस के मोशन को और x एक्सिस के मोशन को अलग करके देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग बताओ 0 एंड y का एक्सीलरेशन बताओ g, तो 1 सेकेंड में नीचे कितना गया है यहां से, वो तो 5 मीटर होगा ना, sy बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, निकाल लो यहां से 5 मीटर आएगा। सर 2 सेकेंड में मान लो पार्टिकल यहां है, तो पार्टिकल 2 सेकेंड में ये टोटल 20 मीटर चलेगा, हाँ, और 3 सेकेंड में मान लो पार्टिकल यहाँ है तो टोटल 45 मीटर चलेगा, मतलब मैक्सिमम हाइट 45 मीटर आ जाएगा। लेकिन इसको इग्नोर करो, इतने डीप में जाके तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे। नेक्स्ट देखो, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज। ऐसे सवाल आ जाते हैं बेटा नीट में डायरेक्ट, तो ये कर लेने चाहिए। 2u साइन थीटा बाई जी, बोलो बोलो 2u की वैल्यू बोलो 20 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बटा g की वैल्यू हो जाएगा 10 साइन 30, 1/2 से 2 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, 2 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ प्रोजेक्टाइल हैज एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड जी, प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे जी ही होता है, किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, जी ही होता है। चलिए ये सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक पार्टिकल को u वेलोसिटी और थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम t पे, मान लो ये यहां पे, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड एट टाइम t। तो ईमानदारी से बताओ क्या तुम स्पीड डायरेक्ट निकाल सकते हो क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज करके? नहीं। आप यहां पे इसके स्पीड का x कंपोनेंट और इसके स्पीड का y कंपोनेंट निकाल सकते हो बस, और वो तो आपने निकाला हुआ है। सर कहां से? तो बताओ x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी अगर इनिशियल u वेलोसिटी थीटा एंगल पे था तो u cos थीटा था, हाँ सर u cos थीटा था, तो किसी भी टाइम पे इसकी x एक्सिस वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा। और वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt, j कैप और e i कैप। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? नेट वेलोसिटी ये होगा v इज इक्वल टू रूट अंडर मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना बेटा, u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, ये आएगा आंसर। वेलोसिटी वेक्टर किसी भी 3 टाइप पे लिखेंगे तो x का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा u cos थीटा i कैप, y का वेलोसिटी हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt j कैप। बताओ फील आया कि नहीं आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। सर एक बात बताओ, अगर ये इंस्टेंट पे बीटा एंगल चल रहा है, क्योंकि लगातार इसकी इंक्लिनेशन धीरे धीरे नीचे जाएगी, मान लो बीटा एंगल पे चल रहा है ना, तो क्या मैं बीटा निकाल सकता हूँ? हाँ,
बेटा एक बात बताओ, ये नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन है, हाँ सर, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया और ये एक्स कंपोनेंट हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, tan बीटा इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। तो किसी भी t टाइम पे ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा वो निकाल सकते हो। ये बीटा क्या है? एंगल मेड बाय वेलोसिटी एट टाइम टी, और जिधर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उधर ही ऑब्जेक्ट चल रहा होता है एट टाइम टी। नेट वेलोसिटी टी टाइम पे एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा वो है, बहुत सिंपल है, जितना एंगल बनाएगा वो है, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, ये यू एक्स है, हाँ ये क्या है? ये क्या है? यू वाई। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, ये यू वाई हो जाएगा, हाँ, और ये नेट वेलोसिटी तुम्हारा यू था। तो यहाँ पे tan थीटा को क्या लिख सकते हो? tan थीटा हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू वाई बाई यू एक्स। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जो वर्टिकल वेलोसिटी बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डिवीजन होगा, रेशियो होगा, वही tan थीटा होगा। और जहाँ पे थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो कई बार तुम्हें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लिया जाता है, कई बार क्या पूछ लिया जाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे आईटी में एक सवाल पूछा था, मैं आपसे कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 30 i कैप प्लस 40 j कैप, t इज इक्वल टू 0 है ना, ये प्रोजेक्ट किया है। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 30 i कैप प्लस 40 j कैप। देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड HTR, सब कुछ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट, टाइम फ्लाइट एंड रेंज, सब कुछ। कैसे निकालेंगे? सुनिएगा ध्यान से। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कितने एंगल में प्रोजेक्ट किया, मतलब tan थीटा, और tan थीटा होता है बेटा वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखो मान लो पार्टिकल को तुमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, ये है तेरा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा ये ux और ये कंपोनेंट होगा uy। तो यहाँ पे tan थीटा uy बाई ux ही तो होगा। अच्छा काम करो, वो भी छोड़ो। अगर मान लो मेरी मर्जी है, मैं uy बाई ux का रेशियो देखना चाहता हूँ, तो व्हाट इज uy? uy इज u साइन थीटा, है ना, वर्टिकल वेलोसिटी। और व्हाट इज ux? u cos थीटा। बताओ u से u कटेगा, क्या बचेगा? tan थीटा। यहाँ से भी आ गया uy बाई ux। uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 40, x कंपोनेंट 30, तो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 30, ये कैंसिल हो गया, 4/3, मतलब थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। और टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2uy बाई जी। 2uy बताइए, uy 40 है, 40 डिवाइडेड जी की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 मिनट, सॉरी 8 सेकेंड। रेंज निकालेंगे 2ux uy बाई जी। 2ux की वैल्यू बताइए 30, uy की वैल्यू बताइए 40 डिवाइडेड जी की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, और 4 × 2 8, 240 मीटर इज द करेक्ट आंसर। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, वैसे तो हाँ सही है, 240 मीटर। हाइट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई खास बात नहीं। समझ आया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन शुड अ प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड सो दैट रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हाइट बता दिया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, दैट्स इट। यहां से आप निकाल लेंगे, थीटा आई थिंक 45 आ जाना चाहिए, कोई खास बात है, थीटा 45 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, हाँ, 2 ऑब्जेक्ट आर थ्रोन अप एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 2 ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंड 60 डिग्री प्रोजेक्ट किया रिस्पेक्टिवली विथ द हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया है 45 डिग्री 60 डिग्री। इफ बोथ ऑब्जेक्ट अटेन सेम वर्टिकल हाइट, दोनों ने वर्टिकल हाइट सेम अटेन किया है, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ विच दीज आर प्रोजेक्टेड। खूब सारे ऐसे सवाल पूछते, खूब सारे। किया क्या है, दोनों का हाइट सेम दे दिया, एंगल डिफरेंट है तो वेलोसिटी डिफरेंट रही होगी, तो वेलोसिटी कितने से प्रोजेक्ट किया वो पूछा है। क्या करना बेटा, एक ही लाइन का सॉल्यूशन है। पहले केस का मैक्सिमम हाइट बराबर दूसरे केस का मैक्सिमम हाइट है। पहले केस के मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले केस में वेलोसिटी मान लो कुछ u1 है, तो u1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1
बटा 2g इज इक्वल टू u2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बटा 2g। u स्क्वायर बाई 2g तो होता है 2g दोनों में कॉमन है, कट कैंसिल हो जाएगा। बेटा हमें u1 बाई u2 का रेशियो पूछा है, तो देखो ध्यान से u1 बाई u2 का होल स्क्वायर, मैं u2 को नीचे ले गया, इज इक्वल टू साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1। देखो दोनों तरफ स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को इधर लाओगे तो रूट बनेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल बात है u1 बाई u2 जो बनेगा साइन थीटा 2 मतलब 60 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है बेटा √3/2 एंड साइन 45 डिग्री होगा 1/√2। √2 से 2 कैंसिल होगा, √2 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा √3/√2। √3/√2 डी इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया? एक क्वेश्चन और देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u हॉरिजॉन्टल रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। वेट, ये सवाल थोड़ा सा अलग हो गया, ये मैं कराऊंगा आपको, इनफैक्ट ये मैंने बाद में भी लिखा है सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये करते हैं। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट 75 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल इज इतना। रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल का रेंज 75 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट करने पर 0.5 किलोमीटर है। व्हाट विल बी इट्स रेंज व्हेन फायर्ड एट 45 डिग्री विद द सेम स्पीड। उसी स्पीड से अगर मैं 45 पे प्रोजेक्ट करूं तो उसका रेंज क्या होगा? सुनो बेटा, पहले केस में रेंज R1 बराबर सेम u से मान लो प्रोजेक्ट किया तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा है ना, 75 पे प्रोजेक्ट किया है तो 2 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 2g, यही फॉर्मूला होता है। अब ऐसा मत करो कि यहां से स्पीड निकालो, रामलाल टाइप सॉल्यूशन नहीं करना, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का तरीका सीखो। R1 बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g आता है, 2g भी नहीं आता, सिंपल g आता है, ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। दूसरे केस में रेंज R2 सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो u स्क्वायर, एंगल है दूसरे केस में 45 डिग्री तो 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई g। u स्क्वायर g से u स्क्वायर g कैंसिल हो गए, ये 0.5 था, रख दो 0.5 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू साइन 150 डिग्री। 90 से 60 आ गए तो 90 से 60 पीछे 30, साइन 30 और साइन 150 डिग्री वैल्यू सेम होता है। साइन 30 मतलब 1/2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो गया साइन 45 मल्टीप्लाई टू 90, साइन 90 इज 1, तो 2 इधर चला जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू आ गया 1, जो भी है किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। बी इज योर करेक्ट आंसर, 1 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर। फील आया कि नहीं है? बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिएगा, इन द ग्राफ shown in a figure which quantity associated with a projectile motion is plotted along y axis। मतलब y axis पे प्रोजेक्टाइल मोशन का कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इन 4 ऑप्शन में से मैंने प्लॉट किया है ताकि उसका टाइम के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा। मतलब देखो एक्स एक्सिस पे टाइम रख रहा, टाइम बढ़ रहा लेकिन ये चीज बढ़ी नहीं रही, कांस्टेंट है। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी वेरी नहीं करता है? देखो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट लेकिन वाई की वेलोसिटी बदल रही, तो नेट तो कब चेंज हो ही जाएगा ना। मोमेंटम बदलता है, नेट वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा हमेशा रहता है। दुनिया जहां कुछ भी हो जाए, एक्स एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी वो चेंज होता ही नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन, और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है g, इसलिए y की वेलोसिटी चेंज होती है, x की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ये सवाल फिर से क्यों आ गया? मैं करा दूंगा ना, रुक जाना यार। चलो ये सवाल करते हैं पहले। ये सवाल है नीट 2013 का, है एग्जैक्टली नीट 2013 का। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप। मतलब इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट 2i कैप प्लस y8 कंपोनेंट है 3j कैप मीटर पर सेकंड। इट्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट बी इज, बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताइए? तो बेटा ध्यान से देखिए, बी पॉइंट पे जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो आपको बोला है मैंने कि एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी तो कभी चेंज होगा नहीं, ये एक्स एक्सिस में 2i कैप से जाता हुआ दिखाई देगा, और y8 वाली वेलोसिटी उतनी रह जाती है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो -3j कैप। तो नेट वेलोसिटी होगा 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप। बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन
हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या रिलेशन होता है बेटा? एक बात बताइए, जो आपका हाइट है वो क्या होता है? सर वो होता है यू आई का होल स्क्वायर बटा 2g। अच्छा, जो रेंज है वो क्या होता है? सर रेंज होता है 2ux ui/g। आप चाहें तो इसको साइन और कॉस के टर्म्स में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आई का मतलब यू साइन थीटा ही होता है। अच्छा सर ठीक है, फिर देखें कि g से g कैंसिल हो जाएगा आपका, हाँ डिवाइड कर दिया दोनों को, और यू आई और ये यू आई का होल स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे यू आई बचेगा। तो जब आप h/r लिखेंगे, h/r इज इक्वल टू, ये बचा यू आई, यस सर ये बचा यू आई, बटा ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 पहले से था, ये बचेगा 4 और ये हो गया ux। एक बात बताइए, ui/ux क्या होगा? ui/ux क्या होगा? सर पता नहीं क्या होगा। अबे tan थीटा। सर नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं। ui क्या है? सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, u sin थीटा, और ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, u cos थीटा। तो बेटा जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये tan थीटा ही तो आएगा। हाँ सर tan थीटा, तो tan थीटा/4। r को भी उधर ले जाओ, तो याद रखना h इज इक्वल टू r tan थीटा/4, h इज इक्वल टू r tan थीटा/4। h इज इक्वल टू r tan थीटा/4। इसको लॉजिकली थोड़ा वेरीफाई कर सकते हो कि tan थीटा ऊपर ही क्यों आना चाहिए। ऐसे सोचो कि अगर मैं थीटा को जीरो रखता हूं, तो थीटा जीरो रखने पे मतलब ऐसे फेंक दिया सीधा, तो सीधा फेंक दोगे तो सर हाइट ऊपर जाएगा ही नहीं, ऊपर जाएगा ही नहीं तो हाइट मिलेगा नहीं, हाइट जीरो होना चाहिए। तो देखो थीटा जीरो रखने पे tan 0 0 आता है, थीटा जीरो रखने पे tan 0 0 आता है। वैसे तो ये हमने ड्राइव करके लाया। तो सर h और r का फॉर्मूला में पता है, अगर कोई सवाल आएगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे ना, हाँ डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये आपको याद है तो कोई बुराई नहीं, शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू r tan थीटा/4। और देखिए इस पे कई सारे सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं। द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ये दूसरा सवाल हो गया यार। एक मिनट कराता हूँ, एक दूसरा सवाल हो गया ये, थोड़ा सा वेट। ये देखो, फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। ऑब्जेक्ट को u से प्रोजेक्ट किया, लिखा है रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखो रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। एक रिलेशन हाइट और रेंज में दे दिया, देन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्जेक्ट का क्या होगा? ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल। अब से सवाल में क्या दिया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं बताया, यू बता दिया लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं बता दिया। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड यू, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड यू एंड रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। आप यहां पे ये कंसेप्ट यूज करेंगे जो अभी बताया मैंने, h इज इक्वल टू r tan थीटा/4। ठीक है सर, अब यहां से क्या कर लेंगे, अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। एक बात बताइए, r की वैल्यू कितनी है सर? 2h के बराबर, तो यहां पे r की वैल्यू 2h रख दीजिए। तो h बराबर r की वैल्यू को क्या रखेंगे? 2h tan थीटा/4। h से h कैंसिल होगा, 2/4 तो ये कैंसिल होगा तो नीचे से बचेगा 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2। और आपको मैंने ये एक्जैक्टली यूनिट एंड मैथमेटिकल टूल में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, तो आपको बोला था tan थीटा 2 है, मतलब p/b का रेशियो 2 है, नीचे 1 भी मान सकते हैं, तो p2b1। ठीक है, अब आपसे रेंज पूछा है, तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा/g, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर ये तो हमने नहीं पढ़ा था बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक मिनट इसको सॉल्व करिए एक बार, है ना, इसको एक बार सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है आंसर, है ना बेटा। तो यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? याद कर देखिए, ये ट्रिगोनोमेट्री में एग्जैक्टली मैंने ये पढ़ाया था आपको कि tan थीटा अगर 2 है, देखिए यहां से tan थीटा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर tan थीटा यहां से क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर बेटा tan थीटा 2 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, यहां से आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2/g। साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा होगा 2/√5, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/√5।
तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4u² बटा 5g, 4u² बटा 5g, 4u² बटा 5g। अब सर ये प्रूफ करके दिखाओ, एकदम बेसिक से लाइन बाय लाइन लिख के बताओ कि सर अगर tan थीटा आपका 2 आया है तो sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू आपने ये क्यों लिखा है? बेटा लाइन बाय लाइन लिख के मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय फर्स्ट लेक्चर में पूरा कराया, आप वहां जाके देखिए अगर आपने क्लास नहीं लिया तो। समझ में आया कि नहीं है? क्लास नहीं लिया तो वहां जाके देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्शन इज, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन में तो वेलोसिटी जीरो होती है? नहीं बेटा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा होता है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा होता है। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा है तो क्या कह रहा, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज √3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर u है तो इसका √3/2 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी। अगर आप u से प्रोजेक्ट कर रहे हो थीटा एंगल पे तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इतना रहता है। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है u cos थीटा, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट u cos थीटा और प्रोजेक्टाइल इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u। ये कह रहा है कहानी। सवाल को पढ़ के पहले ये कंसेप्ट समझिए। इफ वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज √3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u का √3/2 टाइम्स है फाइनल हाइट पे, मतलब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी, तो u से u कैंसिल होगा। cos थीटा हो गया बेटा √3/2, तो थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री पे √3/2 होता है। तो पूछा है कि रेंज बताइए क्या होगा, तो रेंज होता है बेटा r = u² sin 2 थीटा बाई g, तो ये हो जाएगा u² g, 30 डिग्री पुट करेंगे तो sin 2 × 30 ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। तो बताइए sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, u² g sin 60 इज नथिंग बट √3/2, तो √3u²/2g, √3u²/2g। इसी तरीके के सवाल आपको मिलेंगे पूरे नीट में, इसी तरीके के सवाल मिलेंगे, n नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी पे बेस्ट मिलेंगे। देखिए AIPMT 2012 में क्या पूछा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। द हॉरिजॉन्टल रेंज है ना एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। सर ऐसे कैसे हो सकता है रेंज और हाइट इक्वल हो जाए? देखो क्वेश्चन में एक सवाल लिखा है और सवाल के कुछ अपने कंडीशंस होते हैं, है ना, हर सवाल के अपने अलग अलग कंडीशन होते हैं। कभी बोलेगा कि रेंज इज हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, कभी बोलेगा रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, कभी बोलेगा रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। ये सवाल का कंडीशन है। और एक कंडीशन तुम्हें हमेशा पता होता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो हाइट और रेंज में ये रिलेशन होगा h = r tan θ/4। ये कब सही है? ये हमेशा सही है, ये होता है हर प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट और रेंज के बीच में, हर प्रोजेक्टाइल मोशन के हाइट और रेंज के बीच में ये रिलेशन होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। सर यहां पे तो बोला इक्वल है, तो इस सवाल के लिए इक्वल है। वो कह रहा है कि h = r है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए बताइए। तो ये क्वेश्चन का कंडीशन यहां पुट करो, h = r है तो h और r बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा tan θ = 4 और tan θ = 4 है तो थीटा बराबर हो जाएगा, tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सही है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। रेंज इज 4√3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये रिलेशन दिया h max, ये देन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप जानते हैं h = r tan θ/4 होता है। r को आप रखेंगे 4√3h, r को आप रखेंगे 4√3h, यहां पे रखेंगे r को 4√3h tan θ/4 = h। h से h कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो tan θ = 1/√3 आ जाएगा, तो θ = 30 डिग्री होगा। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। बताइए एकदम जोरदार फील आया कि नहीं है? कितने एफर्टलेस
एफर्टलेस, मतलब कितने आसानी से सवाल सॉल्व हो रहे हैं, कितने आसानी से सवाल सॉल्व हो रहे हैं। देखिए, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, if it was projected with velocity u at an angle थीटा। एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है साहब, u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एंगल अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, जिस इंस्टेंट पे मैंने प्रोजेक्ट किया उसी इंस्टेंट पे इसका एंगल है हॉरिजॉन्टल से थीटा और स्पीड है u दिया हुआ है। अब पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा, हम जानते हैं कि धीरे धीरे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से कम होता जाता है। किसी इंस्टेंट पे जब वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, उसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड क्या होगा बताओ। अब अगर गौर से देखोगे तो सवाल तो बड़ा भयंकर है। सर ये क्या पूछ रहा है, तो भारी सवाल है सर, बहुत ही भारी सवाल है। टफ सवाल को हम यूपी बिहार वाले कहते हैं बहुत ही भारी है सर, बहुत भारी है, वे कहाँ सर पे उठा के ले जाएगा इसको। पर सवाल अच्छे से, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे चल रहा है उसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड क्या होगा। तो तुमने मान लो एज्यूम कर लिया कि स्पीड लेट से इसका v है, स्पीड एज्यूम कर लिया लेट से v है, ठीक है। u एंगल पे u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, स्पीड मान लो v है। अगर इसका नेट स्पीड v है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, हाँ, एक x और y। x कंपोनेंट क्या होगा, अगर एंगल अल्फा है स्पीड v है तो बोलोगे x कंपोनेंट होगा v cos अल्फा। और x एक्सिस में वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, हाँ, कितनी होती है u cos थीटा। x एक्सिस की वेलोसिटी कभी बदलती कहाँ है, जब बदली नहीं तो सर ये बदल के आपने v cos अल्फा कैसे लिखा। देखो बेटा देखो देखो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है इनिशियल u, x कंपोनेंट क्या होगा u cos थीटा, ठीक है। x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। अब इसका नेट स्पीड क्यों चेंज हुआ है सर, वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ा कम हो गया है इसलिए नेट स्पीड चेंज हो गया। तो मान लो कि इसका नेट स्पीड है कुछ v इस डायरेक्शन में अल्फा एंगल पे, तो नेट वेलोसिटी v उसका कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ लोगे तो नेट वेलोसिटी v, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, नेट वेलोसिटी v उसका x कंपोनेंट लोगे तो होगा v cos अल्फा। हाँ सर, अगर नेट वेलोसिटी वहां पे है v अल्फा एंगल पे चल रहा है तो x एक्सिस की तरफ होना चाहिए v cos अल्फा, और x एक्सिस पर होता हमेशा है u cos थीटा। तो ये v cos अल्फा बराबर u cos थीटा, v cos अल्फा बराबर u cos थीटा, अल्फा को नीचे ले जाओगे तो v बराबर होगा u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। 1 अपॉन cos होता है बेटा sec, तो v इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू sec अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज योर करेक्ट आंसर। फील आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना, किसी भी टी टाइम में वेलोसिटी मान लो v है तो उसका x कंपोनेंट ले लो बस। कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है क्रिकेट में? सर हमारा फेवरेट प्लेयर है सर, हमारा फेवरेट प्लेयर है सर विराट कोहली। सर हमारा एकदम आइडियल है सर, सर हम बहुत ही मेरा आइडियल है सर, हम महेंद्र सिंह धोनी है सर, हम जान दे देंगे सर, महेंद्र सिंह धोनी का 4 फोटो लगाए हैं सर घर में हम, मेरा आइडियल है सर एकदम। अच्छा, अच्छी बात है, संघर्ष किया है और आइडियल है, बनाना भी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, तुम क्रिकेट खेलते हो क्या? नहीं सर हम तो डॉक्टर बनेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई 5 सर्जन के नाम याद है जो इंडिया के टॉप सर्जन हैं? नहीं सर वो तो हम नहीं जानते हैं। वाह यार, तुम बनना चाहते हो डॉक्टर, और तुम्हारा फेवरेट और आइडियल है शाहरुख खान और विराट कोहली। वाह यार, इंडिया का यही दुर्भाग्य है। क्या दिया है सोसाइटी को विराट कोहली ने? सर इंटरटेनमेंट। वैसे कम है क्या इंटरटेनमेंट? तुम्हारे डाउट से ही मैं इंटरटेन हो जाता हूँ, तुम्हारे डाउट पढ़ के इंटरटेन हो जाता हूँ मैं, और क्या इंटरटेनमेंट चाहिए? देखो मैं गलत वे में मत लेना, हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव भी समझ सकते हो नेगेटिव भी समझ सकते हो। ये इंडिया का दुर्भाग्य ही है कि हमारे जो आइडियल्स होते हैं, जिनको हम अपने लाइफ का प्रेरणा स्रोत मानते हो, वो या तो हीरो होता है नहीं तो क्रिकेटर होता है।
और उसने एक्चुअल में सोसाइटी को बहुत कुछ नहीं दिया है। सोसाइटी को दिया है किसी ने तो इंडिया के टॉप डॉक्टर्स ने दिया है जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, इंडिया के टॉप साइंटिस्ट ने दिया है, इंडिया के टॉप टीचर्स ने दिया है। उनके बदौलत पे तुम डॉक्टर बनोगे, या डॉक्टर बनोगे तो किसके जैसे बनोगे। तुम्हें ये नहीं पता होगा इसरो का चीफ कौन है, या इसरो में भी किस चीज पे काम चल रहा है वो नहीं पता होगा, लेकिन क्रिकेट कहां चल रहा है ये पता है। धन्य प्रभु। तुम्हें पता है बहुत पहले, मतलब अभी 1700 सेंचुरी में, 1600 सेंचुरी में सेलिब्रिटी कौन होते थे? साइंटिस्ट। और उनका कंसर्ट होता था, कंसर्ट जो कहते हैं ना कि अभी जो म्यूजिक कंसर्ट में तुम जाते हो वैसे भी होता था उनका, जिसमें वो अपने इन्वेंशंस, अपने रिसर्च के बारे में बताते थे और लोग बड़े सरप्राइज होते थे, अच्छा ऐसा हो जाता है। लोग बहुत खुश होते थे, उनके टिकट बिकते थे। पहले म्यूजिक और नाचने गाने वाले थोड़े ना होते थे, अब आ गए नाचने गाने वाले। सर वो कैसे आ गए? साइंटिस्ट लोगों ने लाया। कैसे? तो उन्होंने ही तो इन्वेंट किया ना, कैमरा का, टीवी का, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का, पिक्चर का, उन्होंने तो इन्वेंट किया। एक कहावत सुना है तुमने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना? हाँ सर, वो यहाँ वैलिड है, वो एक्जैक्टली यहाँ पे वैलिडेट होता हुआ दिखाई देता है साइंटिस्ट लोगों के साथ। उन्होंने कैमरा बनाया, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लाया, मूवी सिस्टम लाया, है ना, पिक्चर बनाया, और उसके बाद नाचने गाने वाले लोग हीरो बन गए। वो काला दिन था जिस दिन, ब्लैक डे मान सकते हो साइंस में, जिस दिन कैमरा का इन्वेंशन हुआ, ब्लैक डे था उस दिन। उसके बाद से साइंटिस्ट लोगों का जो स्टारडम बोलते हैं ना, स्टारडम, वो खत्म हो गया। उनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, और कोई बनना भी नहीं चाहता उनके जैसे। बच्चा यहाँ पे 7वीं 8वीं में आता नहीं कि टिकटॉक पे वीडियो डालता है। भाई साहब, नचनिया गाना है सबको, सबको गाना गाना है, टिकटॉक पे वीडियो डालना है। कहाँ जा रहा है नस्ल, पता नहीं क्या होगा देश दुनिया का। क्यों कर रहे हो? तैयारी क्यों कर रहे हो डॉक्टर का? तुम्हें 5 टॉप डॉक्टर सर्जन के नाम नहीं पता है, लेकिन तुम्हें डॉक्टर बनना है। चलो देखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम होरिजेंटल रेंज। चलो, राहुल द्रविड़ तुम्हारा फेवरेट होगा। नहीं सर, हमारा नहीं है। चलो, मेरा है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को दीवार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान आउट कैसे हो सकता है सर? बोल्ड होगा नहीं तो कैच आउट होगा, या रन आउट होगा। ऐसे 2-3 तरीके होते हैं। तो बोल्ड होता नहीं क्योंकि विकेट के आगे खड़ा हो जाता है, और कैच आउट होता नहीं क्योंकि बॉल को हवा में मारता ही नहीं है ना, बॉल को सीधा जमीन पे ही मारता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम देखो कि इधर विराट कोहली मान लो यहाँ पे बैटिंग कर रहा, बॉल को उसने 15 डिग्री पे हिट किया, तो बॉल गया 1 बाउंस 4, है ना, बाउंड्री मान लो कहीं यहाँ पे 1 बाउंस 4। सामने खड़ा था रोहित शर्मा, उसको लगा अच्छा 15 डिग्री पे उठाने पे बॉल बाहर नहीं जा रहा, चलो हम 30 डिग्री पे मारते हैं। तो रोहित शर्मा ने इसको 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करने से रेंज बढ़ गया और बॉल 1 बाउंस 4 गया। अभी भी 6 नहीं गया, 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया। तो सामने था MSD, महेंद्र सिंह धोनी। वो कह रहा है कि ये सब बेकार खेल रहे हैं 15 और 30 पे। लॉ में 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करता हूँ और ऊपर खेलता हूँ। 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करने के बाद भी इसका रेंज उतना ही रहा, ये अभी भी 1 बाउंस 4 गया। और एग्जैक्टली 30 डिग्री पे जितना एंगल था, मतलब 30 डिग्री पे जितना रेंज था, 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करने पे उतना ही रेंज मिला। हाँ, सबका इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम था। सामने खड़ा था वीरेंद्र सहवाग, वो कहता है ऐसे कैसे, एक काम करो और ऊपर खेलते हैं 75 डिग्री। 75 डिग्री पे जब बॉल को प्रोजेक्ट किया तो रेंज और कम हो गया, और एग्जैक्टली 15 डिग्री के बराबर था जब हमने 75 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। फिर वीरेंद्र सहवाग बोला कि ऐसे नहीं जा रहा, इसको और ऊपर मारो। 90 डिग्री पे मार दिया साहब। 90 डिग्री पे जब हिट किया तो रेंज तो और 0 मिलेगा, ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा, कैच आउट होता है। ऐसे बॉल को डक कर करके वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाता था। तो सर एंगल बढ़ाने से रेंज बढ़ता है। हाँ, एंगल 15 डिग्री था तो रेंज कम था, 30 डिग्री पे रेंज और बढ़ा, 30 डिग्री पे रेंज थोड़ा बढ़ा, है ना। 45 डिग्री पे करोगे तो रेंज और बढ़ेगा और मैक्सिमम होगा। अब आता है सचिन तेंदुलकर, उसको पता है कि ज़्यादा दम नहीं लगाना, ज़्यादा ऊपर नहीं खेलना। 75 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है अगर इनिशियल स्पीड u सब सेम दिया हो तो। मतलब सारे केस में सारे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे u सेम रखे, अपन u सेम रखें, है ना, सबका इनिशियल वेलोसिटी सेम रखे, तो रेंज इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, रेंज को मैक्सिमाइज करना।
तो देखो ये दोनों चीजें तो गिवन है, ये सबका सेम है, तो मैक्सिमम आर तभी होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा हो, 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 5 थीटा हो, 10 थीटा हो, 500 थीटा, कुछ भी हो, साइन के अंदर कोई भी एंगल डालो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है। तो सर आर मैक्सिमम तभी होगा जब साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, मतलब आर मैक्सिमम होगा u²/g। और वो कब होगा? जब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होता है, तो सर 1 कब होता है? जब थीटा के अंदर 90 डिग्री हो, मतलब ये साइन के अंदर 90 हो, साइन 91 होता है, मतलब 2 थीटा के जगह पे 90 डिग्री होगा तभी, जब 2 थीटा के जगह पे 90 डिग्री होगा तभी साइन 91 होता है। तो 2 थीटा 90 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो रेंज कब मैक्सिमम होता है? जब थीटा 45 डिग्री हो। अगर 45 डिग्री से एंगल कम रखोगे तो भी रेंज कम होगा, और 45 डिग्री से एंगल ज्यादा बढ़ाओगे तो भी रेंज कम होगा। मैक्सिमम रेंज एग्जिस्ट करता है 45 डिग्री पे। मैक्सिमम रेंज कहां एग्जिस्ट करता है? 45 डिग्री। और कितना होता है मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज होता है u²/g। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इफ r इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब कई सवाल में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात नहीं करेगा, वो तुम्हें बता देगा मैक्सिमम रेंज लिख देगा कहीं ना कहीं बीच में उठा के कहीं ना कहीं लिख देगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप समझ जाना कि इफ r इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल, मतलब थीटा 45 डिग्री है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तभी एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज r तभी एग्जिस्ट करेगा जब थीटा 45 हो। तो r इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल, देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट इज, ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट इज। तो सर मैक्सिमम रेंज r है तो हाइट का फॉर्मूला लिखो, नहीं, मैंने आपको h बराबर r tan θ/4 क्यों बोला याद रखने के लिए? क्योंकि नीट में स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। h इज इक्वल टू r tan θ/4 मैंने प्रूफ कर दिया है। अब मैक्सिमम रेंज r दिया हुआ है तो r को r रख दीजिए, और मैक्सिमम रेंज तभी एग्जिस्ट करेगा जब थीटा 45 डिग्री होगा, तो tan 45/4 इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू हो जाएगा r/4, क्योंकि tan 45 1 डिग्री होता है, tan 45 1 होता है, तो r/4 इज योर करेक्ट आंसर। इसी पे बेस्ड एक और बढ़िया सवाल, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। लो भैया, मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, मिसाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फायर किया है, तो थीटा 45 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ g is 10 then range of the missile is जब थीटा 45 है तो रेंज हो जाएगा मैक्सिमम u²/g, है ना, क्योंकि साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पे 1 हो जाएगी। तो u हो गया तुम्हारा 20 मतलब 200 बट g की वैल्यू 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 20 मीटर आ रहा है यार, u²/2g 20 मीटर, 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट आई एम सॉरी u² हो गया 20 का होल स्क्वायर 400 g/10, ये 40 मीटर आएगा, सॉरी आई एम सॉरी 40 मीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना। एक कैलकुलेशन मिस्टेक क्लास लेक्चर में मैंने कर दिया था, है ना, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मेरे से हो गया था, आई एम सॉरी। वो जब मैंने एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकाला तो i कैप और j कैप आएगा, तो 2i कैप प्लस 1j कैप आया था कुछ, जिसको मैंने 2 + 1 3 लिख दिया था, ये मेरी गलती है, आप मत करिएगा। √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करिएगा। और आप सभी बच्चों ने बताया, इस बात को जान के और देख के मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड एट 2 डिफरेंट एंगल थीटा एंड 90 - थीटा। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड एट 2 डिफरेंट एंगल theta and 90 - theta, then prove that range will be same on these 2 different angle. Ball is projected with the same speed, बॉल को सेम स्पीड से 2 डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया, बॉल को सेम स्पीड से 2 डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया। क्या किया? 2 डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया, एक है एंगल आपका थीटा, दूसरा एंगल है 90 - थीटा। देन प्रूव दैट रेंज विल बी सेम ऑन दीज 2 डिफरेंट एंगल। तो रेंज सेम होगा, ये प्रूव करिए। कैसे प्रूव करेंगे? रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 θ/g। मान लीजिए स्पीड u है, चलिए इस दोनों केस में सेम स्पीड u ही रखना है, स्पीड u है। एंगल थीटा है तो चलिए यहाँ पे 2 θ/g रख दिया, ये पहले केस में रेंज आ गया जब एंगल थीटा था। दूसरे केस में एंगल 90 - थीटा है, तो आप रेंज R2 रखेंगे, u² sin 2 थीटा के जगह पे आप रखेंगे 90 - थीटा,
है ना, एंगल और प्रोजेक्शन दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ रख देंगे 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो R2 के केस में बेटा ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 अंदर जाएगा तो ये बनेगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। हाँ सर बढ़िया है, ये तो बढ़िया है, जोरदार है एकदम। तो जोरदार है तो यहाँ पे एक बात बताइए कि 180 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या होगा। तो एंगल अगर 180 डिग्री माइनस अल्फा अगर हो तो 180 डिग्री माइनस अल्फा में फंक्शन चेंज नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 180 डिग्री फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो साइन को साइन रखेगा। ठीक है सर। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा ही रहेगा। तो सर यहाँ पे साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा रहेगा। हाँ तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो सर ये तो R1 है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ ये R1 है, तो रेंज तो सेम आ गया। हाँ तो ये तो प्रूफ करना था कि इन दोनों एंगल पे रेंज सेम होगा। कौन सा एंगल? एक एंगल है आपका थीटा और दूसरा एंगल बीटा एक एंगल है थीटा, अल्फा बोल दिया उसको थीटा, और दूसरा है 90 माइनस थीटा। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों कहते हैं? किसी भी दो डिफरेंट एंगल पे अगर रेंज सेम है, मान लो अल्फा और बीटा दो डिफरेंट एंगल पे रेंज सेम है, तो इनका अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी सवाल बोल देता है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा एंड बीटा विथ सेम स्पीड, देन रेंज इज इक्वल, देन प्रूफ दैट अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। दोनों का सम 90 होगा। और वैसे भी देखिए थीटा है, अल्फा की वैल्यू थीटा है और बीटा की वैल्यू 90 माइनस, इसको सम करेंगे तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा से थीटा थीटा कैंसिल होगा, क्या आएगा 90 आएगा। तो किसी भी दो एंगल, जो एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा, तो दोनों का सम तो 90 बनेगा ना। तो दो डिफरेंट एंगल जिनका सम 90 बोल दो, जिनका सम क्या है 90 है, तो दोनों पे जो रेंज होगा आर अल्फा प्लस आर बीटा बराबर होगा। इसका मैं टेबल बना देता हूं, बहुत सुंदर और जबरदस्त। मान लो दो डिफरेंट एंगल पे सेम स्पीड से मैंने प्रोजेक्ट किया अल्फा और बीटा पे अल्फा और बीटा पे। इफ अल्फा इज 30 डिग्री देन बीटा क्या हो जाएगा? बीटा ऑब्वियस सी बात है ये 90 माइनस अल्फा होगा। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, देखो एक अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा, 60 डिग्री। अब तुम निकाल के भी देख सकते हो, वेरीफाई करके देख सकते हो। अगर अल्फा 30 है तो अल्फा को 30 रखो, 90 माइनस 30 क्या होगा 60, दोनों पे रेंज सेम आएगा। तो बॉल को 30 पे प्रोजेक्ट करो, 60 पे प्रोजेक्ट करो, रेंज सेम आएगा। और बॉल को मान लो 40 डिग्री प्रोजेक्ट किया और 50 डिग्री प्रोजेक्ट किया तो रेंज सेम आएगा। क्या बात कर रहे हो, 40 और 50 पे भी रेंज सेम आएगा? हाँ भाई, कैसे से रेंज सेम आएगा? तो दोनों का सम देखो, एक तुम लेते हो, मान लो ये तुमने बोला कि एंगल 40 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस 40, 90 माइनस 40, तो 90 माइनस 40 50 बनता है। अच्छा 70 डिग्री और 20 डिग्री, देखो रेंज सेम आएगा, 70 20 90। अच्छा सर इसका मतलब तो आप कल को ये बोलोगे 80 डिग्री और 10 डिग्री, हाँ रेंज सेम आएगा। फिर तो हम ये भी बोल सकते हो 15 डिग्री और 75 डिग्री, हाँ रेंज सेम आएगा। तो किसी भी दो डिफरेंट एंगल पे रेंज सेम होगा अगर उनका दोनों का सम 90 डिग्री है। तो देखो ना 75 15 80 10 सब 90 डिग्री। एक बात बताओ, एक बॉल को मैंने 41 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया और दूसरे बॉल को मैंने 49 डिग्री प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड यू। अब बताओ रेंज किस पे ज़्यादा होगा? रेंज सर दोनों पे सेम होगा। रेंज एट 41 डिग्री इज इक्वल टू रेंज एट 49 डिग्री। क्यों? क्योंकि 49 और प्लस 41 इज 50। हाँ एकदम सही है, 41 डिग्री और 49 डिग्री पे रेंज क्या होगा? सेम होगा। अब देखिए नीट में इस पे बेस्ट कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास, ठीक है, सेम मास एंड विथ सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ अ हॉरिजॉन्टल, देन विच क्वांटिटी विल रिमेन सेम? मैक्सिमम हाइट ना 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 ना, टाइम फ्लाइट ना 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 ना, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो सेम वेलोसिटी दिया और अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो सेम वेलोसिटी और अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो हाइट तो अलग अलग आएगा, है ना। वेलोसिटी सेम है, एंगल अलग अलग है, तो वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग हो जाएगा। लेकिन दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उस पर रेंज सेम आता है। और देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री तो रेंज सेम आएगा। और ये AIPMT 2000 का ही सवाल है और ऐसे सवाल रिसेंटली कई बार पूछे गए हैं। जैसे देखिए, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा प्रोजेक्ट किया, देन रेंज का रेशियो बताइए अगर दोनों को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है तो। बेटा देखिए
अगर पहला एंगल अल्फा है आपका, पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 माइनस थीटा और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री प्लस थीटा, तो इन दोनों का सम करिए तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल होगा, 45 हो गया 90। मतलब दोनों एंगल इनका और इनका सम 90 आ रहा। तो दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 आ जाए उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, उन पे रेंज सेम होता है। अब निकाल के भी देख लो तो भी रेंज सेम आएगा, निकाल के भी देख सकते हो, है ना, रेंज सेम आएगा। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, विथ द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब हम हाईएस्ट पॉइंट को देखते हैं, कहां से देखते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट को हम देखते हैं तो एलिवेशन एंगल क्या होगा। एलिवेशन एंगल का मतलब समझिए क्या होता है, ये पीएमटी 2011 में सवाल पूछा था। ये एलिवेशन एंगल ये होता है कि मान लीजिए कि मैक्सिमम हाइट आपका ये रहा और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये, तो मैक्सिमम हाइट से जब आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को देखेंगे तो जिस लाइन पे हम देखते हैं वो लाइन हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल किसी एक पॉइंट का यूनिक नहीं होता है। मैक्सिमम हाइट का एलिवेशन एंगल पूछा ना, देखो एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल मतलब जिस पार्टिकल को हमने फेंका है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसका एलिवेशन एंगल बताओ। तो एलिवेशन एंगल कुछ भी हो सकता है। सर कैसे? तुम यहां पे बैठ के देखो तो ऊपर देखोगे सीधा, यहां पे बैठ के देखो तो इस लाइन पे देखोगे। तो एलिवेशन एंगल एक पॉइंट का सेम नहीं होता। ये पूछा है मैक्सिमम हाइट का एलिवेशन एंगल एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से देखोगे। तो देखने के लिए जिस लाइन पे आप देखोगे वो लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका ये था u एट एन एंगल 45 डिग्री। सर ये कैसे निकालेंगे अल्फा? तो देखो बेटा, ये हो गया तुम्हारा हाइट और ये हो गया बेस। इस ट्रायंगल के लिए हाइट h और बेस हो जाएगा रेंज बटा 2, पूरा रेंज है तो रेंज का आधा हो जाएगा r/2। तो यहां से आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h डिवाइडेड बाई बेस हो जाएगा आपका r/2 ऊपर। ठीक है सर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अब चाहे तो मजदूरी कर ले, नहीं तो एक छोटा सा मैंने रिलेशन बताया था उसको आप याद रख लेंगे। r इज इक्वल टू h इज इक्वल टू r tan θ/4, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो सवाल ये कहना चाहो तो h को मैं r tan θ/4 लिख दूँ, हाँ, टू h को लिखो r tan θ और थीटा है 45 डिग्री बाई 4, है ना। h को मैंने लिखा है ये r tan θ/4 और यहाँ पे r डिवीजन में था, r से r कैंसिल होगा, tan 45 1 2/4 हो जाएगा आपका 1/2। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। देखिएगा बेटा, ये AIPMT 2010 का सवाल है, अभी मैंने कराया भी था आपको, अभी मैंने आपको कराया भी था। स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड जो होता है वो रहता है उसका u cos θ, इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड अगर u है तो उसका आधा है, तो सर u से u कैंसिल होगा, हाँ, तो cos θ बराबर क्या बचा, हाफ, तो थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री। बहुत ही लॉजिकल सवाल है, बड़ा आसान आंसर है बहुत लॉजिकल सवाल है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान इसका आंसर है। चलिए, AIPMT 2014 में एक जोरदार सवाल पूछा। सवाल देखिए 6-7 लाइन में लिखा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना, सॉल्यूशन 2 ही लाइन का है। क्या बात करो, 7 सवाल 6 लाइन का और सॉल्यूशन 2 ही लाइन का। हाँ, पढ़ो। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा, 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा। Then horizontal, another projectile fired from another planet with velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. Same trajectory follow कर रहा सर, trajectory follow कर रहा मतलब same path follow कर रहा। अगर सर same path follow कर रहा तो क्या रेंज सेम होगा? हाँ, मैक्सिमम हाइट सेम होगा। हाँ, तो किससे सॉल्व करें, किसी से कर ले। टाइम फ्लाइट सेम होगा। हाँ, क्या बात करो, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। हाँ, नहीं, टाइम फ्लाइट सेम हो ये जरूरी नहीं है, सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है। हाँ, तो टाइम फ्लाइट भी सेम होगा, सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया ना बेटा, सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया, सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा।
मतलब जिस रास्ते पे ये गया उसी रास्ते पे ये गया। तो हम रेंज से भी कर सकते हैं, हाँ मैक्सिमम हाइट से भी कर सकते हैं। हाँ चलिए मैक्सिमम हाइट से, किताबों में रेंज से करते हैं, मैक्सिमम हाइट से करके दिखाते हैं आपको। पहले केस के मैक्सिमम हाइट दूसरे केस के मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा। सर अगर मैक्सिमम हाइट बराबर है तो इसका वेलोसिटी का होल स्क्वायर मतलब u1 का होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2g, ये होगा हाइट, इज इक्वल टू u2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2g डैश। दोनों ही केस में दोनों ही केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम था, है ना, सेम एंगल प्रोजेक्ट किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का अलग है, ये 5 है और ये 3 है, तो ये 5 है बेटा और ये 3 है। 5 का उसका 25 है ना, तो ये 25 2 से 2 कैंसिल होगा बटा जी इज इक्वल टू 9 बटा जी डैश। तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगा बेटा, जी डैश ऊपर चला जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 या 9.8 क्योंकि 9.8 गिवन है डिवाइडेड बाई 25 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 3.5 के आसपास। क्या हो जाएगा ये 3.5। ठीक है, सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया। अच्छा नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलिए प्रोजेक्टाइल पाथ का अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो साहब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री असल में होता क्या है? सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में क्या होगा? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में अगर ध्यान से देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। सही बात है। और वाई में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी भी टी टाइम में होता है यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है साहब, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि एक्स और वाई का रिलेशन निकालो। यहाँ पे एक्स किसके साथ घूम रहा है? टाइम के साथ। यहाँ पे वाई किसके साथ घूम रहा है? टाइम के साथ। एक गलती मैंने करी है, एक्स इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी। अरे बेटा एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना। हाँ तो बच्चे से मैं पूछता हूँ कि बताओ मैं क्या करूँ, तो बच्चा कहता है सर डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से टाइम कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं होगा। डिवाइड करोगे तो वाई बाई एक्स, यहाँ पे टी है तो ये टी से टी कैंसिल होगा, यहाँ पे तो टी बच जाएगा। तो सर कैसे करें? बेटा यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटा यू कॉस थीटा। अब इस टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी। टी की जगह पे क्या रखोगे? एक्स बाई यू कॉस थीटा। टी की जगह पे क्या रखोगे? एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। अब यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर कैंसिल हो रहा है, u से u कैंसिल होगा, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो y बराबर हो जाएगा x साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, x टैन थीटा माइनस ये बनेगा आपका जी एक्स स्क्वायर बटा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखो, ये तुम्हें सर्कल का इक्वेशन दिख रहा, पैराबोला का इक्वेशन दिख रहा, किस चीज का इक्वेशन दिख रहा? किस चीज का इक्वेशन दिख रहा? ये किस चीज का इक्वेशन दिख रहा? तो जरा ध्यान से देखेंगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है tan थीटा तुम्हारा, ये g 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, इसको अगर मैं a बोल देता हूं और इसको b बोल देता हूं तो इक्वेशन दिखेगा y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, लेकिन सर बी एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन या पैराबोला? तो जो मैक्सिमम पावर है ना उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि इक्वेशन किसका है ना। तो y इज इक्वल टू सिर्फ एक्स होता तो स्ट्रेट लाइन होता, y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर होगा, तो ये कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला। अब यहां पे बेटा अब घबराना मत, बच्चे कहते हैं सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं? अरे एक्स का रिलेशन और वाई का रिलेशन निकाल दो, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन ही तो निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल जाएगा। एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालोगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल देगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना। एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकाल दोगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। ठीक है,
तो कैसा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, पैराबोलिक इक्वेशन से मैच करा। देखो मैं फिर से लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, पहला टर्म आता है एक्स tan थीटा माइनस क्या आता है बेटा जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 भी आया था शायद यार, हाँ 2 आया था। तो आपको याद है, आप कैसे पता कि रट क्या हो गया नहीं बेटा कुछ नहीं, आपको भी नहीं रटना, आपको ये और ये याद है, हाँ सर यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। देखो अच्छा एक काम करते हैं, tan थीटा से मल्टीप्लाई और tan थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। सर ये क्यों कर रहे हो, कितना बढ़िया तो दिख रहा है अकेला, अभी और बढ़िया दिखेगा। देखो चलो x tan थीटा को कॉमन निकालो, तो जब बेटा यहाँ से x tan थीटा को कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा तुम्हारा 1, यस माइनस यहाँ से x और tan थीटा बाहर गया तो एक x बचा और g बचेगा यस बटा 2u स्क्वायर, यस 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, ये बचेगा। अरे एक tan थीटा बाहर निकल गया ना। अच्छा अब एक बात देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स जी बटा यू स्क्वायर, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, हाँ tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और बटे में कॉस थीटा इस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो बचेगा यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन 2 थीटा। अब ये पूरा टर्म को ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा होगा, सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी तो रेंज होता है, हाँ यहाँ पे नीचे रेंज आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये रेंज का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री रेंज के टर्म्स में आ गया। ये किसी भी डिफरेंट पॉइंट पे x और y के बीच का रिलेशन है, मतलब पाथ पे किसी भी x और y का रिलेशन है, ठीक है ना, पाथ पे किसी भी x और y के बीच का रिलेशन है। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस टर्म में भी आपको दिख सकता है, तो आप इसको चाहें तो याद कर ले, ये वाला तो सीधा तुम एक सेकंड में ड्राइव कर सकते हो, ठीक है ना, इसको चाहे तो याद कर ले। अब इस पे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछे ना तो टेंशन ही नहीं लेना सर, क्यों, क्योंकि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा तो देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ सर जी एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसको गौर से देखो, हाँ सर देख लिया गौर से, अब कितना गौर से देखें, पहला टर्म एक्स tan थीटा आएगा, चाहे तुम किसी भी एक्सप्रेशन की बात करो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का पहला टर्म देखो कितना है एक्स tan थीटा, पहला टर्म क्या है देखो एक्स tan थीटा, पहला टर्म एक्स tan थीटा है, तो तुम सिर्फ इसी से कंपेयर कर लोगे तो ये एक्स tan थीटा के बराबर आना चाहिए, हाँ सर ये एक्स tan थीटा के बराबर आना चाहिए, है ना, एक्स tan थीटा, ये क्या आना चाहिए रूट 3x जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, एक्स tan थीटा के बराबर आना चाहिए। कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, तुम कॉमन निकाल के बाहर से कंपेयर करो, या तुम्हें पता है कि ये वाला टर्म एक्स tan थीटा होता है तो x से x कैंसिल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 हेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देख के आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछेंगे तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कई बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता के आपसे रेंज पूछेंगे। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्टाइल पाथ का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर 4 देन हॉरिजॉन्टल रेंजेस। अब यहां से हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। सर यहां से रेंज कैसे निकालें, तो एक काम करिए 16x को कॉमन ले लीजिए। जब 16x को कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ पे बचेगा माइनस, यहाँ से x बाहर चला गया, 16x को कॉमन लिया x बाहर चला गया, जब नीचे 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 16 है नहीं तो नीचे डिवाइड कर दीजिए 16 से, कॉमन निकालने इसीलिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 16x 1 माइनस एक्स बटा 64। और आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे ध्यान से तो r बराबर यहाँ पे आ जाएगा 64, तो r इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 64 मीटर। ये तो एक तरीका है और ये पूरा का पूरा अखंड मजदूरी है। सर कितना बढ़िया तो हमें समझ आया था, आप बोल रहे हो अखंड मजदूरी, और बढ़िया समझा दूंगा बेटा, और आपको यहाँ पे जोरदार मोक्ष मिलेगा, अंदर से अंदर एक चरम सुख की अनुभूति होगी। क्या बात कर रहे हो सर, मजे आगे देख के। देखो बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है सर, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देके आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछेगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछेगा।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता के आपसे या तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछेगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछेगा। तो एक्स और वाई में रिलेशन दिया हुआ है। हाँ, यहां पे किसी भी पॉइंट का, यहां का एक्स रखोगे तो यहां का वाई बता देगा, यहां का एक्स रखोगे वाई, किसी भी पॉइंट पे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दिया होता है। किसी भी पॉइंट पे एक्स और वाई के बीच का रिलेशन दिया, और हमें क्या चाहिए सर, हमसे रेंज पूछ रहा। तो एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है? हाँ सर 0,0। यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है? हाँ सर r,0। मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हें एक एक्स और वाई के बीच का रिलेशन पता है? हाँ सर, इस पॉइंट पे y को 0 रखोगे तो एक्स बराबर r आएगा। मतलब हमें एक एक्स और वाई का रिलेशन यहाँ पे पता है, और ये किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई का रिलेशन है। y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो बेटा ये जो जनरल किसी भी पॉइंट के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको तो फॉलो करना चाहिए ना। हाँ सर फॉलो करना चाहिए। तुम x को 0 रख दो, देखो y 0 आएगा। x को 0 रख दो, 0 0 y 0 आ गया। भाई साहब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है x और y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन, और हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का x और y के कोऑर्डिनेट का रिलेशन पता है। x को 0 रखने पे y 0 आएगा। अच्छा सर इसका मतलब यहां पे देखो 0, r है, सॉरी r, 0 है, x, y लिखते हैं। अगर मैं y को 0 रखूं तो x r हो जाएगा। हाँ ये तो है, ये तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ में एक्स और वाई का रिलेशन तो फिक्स्ड है ना। जहां पे पार्टिकल गिरेगा वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन का 0, और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा r। ये तो हमें पता है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि इफ y बराबर 0 तो x ही r होगा। हाँ, y को 0 रख दो x बराबर r हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे y को 0 रखता हूं तो x r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया इस तरफ आ जाएगा 16r इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4। r स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, 4 यहां आ गया, 64 मल्टीप्लाई 4, सॉरी 16 मल्टीप्लाई 4 64, r इज इक्वल टू 64 मीटर आंसर। बताइए जोरदार तुम्हें एमआर स्टार समझ आया कि नहीं आया? बेटा कंसेप्ट है ये तो बहुत छोटा सा। तो सर ये नहीं करना, तुम दुनिया भर के चाहे तुम्हें कोई भी नोट्स उठा के देखना है, गूगल देखना है, किताब में देखना है, यही सॉल्यूशन मिलेगा। तो सर इसमें दिक्कत क्या है? ये भी तो 3-4 लाइन में सॉल्व है। इसमें दिक्कत पता है क्या है? एक तो तुम्हें जो इक्वेशन लिखा होगा उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद तुम्हें ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद रखना है, फिर उसके बाद इसको कंपेयर करना है। पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन निकालना बुद्धि लगता है, फिर तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद रखना है, फिर कंपेयर करना। मैं क्या कह रहा हूं, ये है ना, इसको बराबर रख दो, इसको इग्नोर करो, ये सीधा r हो जाएगा। तो r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर बराबर r, तो r से r स्क्वायर कैंसिल होगा तो r बचेगा, r बराबर 64 आंसर, उसी में आंसर जहां लिखा हुआ है। अरे हमेशा, अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो। एक छोटा सा सवाल और दिखाता हूँ, छोटा सा सवाल और होगा, कहाँ है, ये रहा। एक छोटा सवाल और दिखाता हूँ, देख सवाल। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, देन इज हॉरिजॉन्टल रेंजेस। सिंप्लीफाई करेगा, कंपेयर करेगा, हाँ, ए आर बराबर बी आर स्क्वायर लिखेगा, तो आर से आर स्क्वायर कटेगा, आर बराबर ए बाई बी। अब तुम्हें जैसे निकालना निकाल ले, ए बाई बी आंसर होगा। मजे आए कि नहीं है बताओ। नेक्स्ट, a projectile is thrown into a space so that have the maximum possible horizontal range equal to 400 मीटर। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल होरिजोनटल रेंज जो है वो 400 मीटर है। तो सर रेंज अगर मैक्सिमम होता है तो थीटा 45 होता है। हाँ थीटा 45 होता है। सर उस केस में हाइट कितना होगा जब रेंज मैक्सिमम होगा, तो निकाल लो ना। हाइट बराबर होता है r tan थीटा बाई 4, तो tan थीटा 45 डिग्री बाई 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400 बाई 4 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट 100 मीटर होना चाहिए, ठीक है। टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लेना है, ओरिजिन। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन विल बी मिनिमम। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन नहीं, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब जिसको मैंने फेंका है उसका वेलोसिटी मिनिमम होगा। मिनिमम वेलोसिटी कहां पे होता है सर? मैक्सिमम हाइट पे। और मैक्सिमम हाइट का कोऑर्डिनेट हमको पता है कि अगर ये टोटल रेंज है तो ये हो जाएगा r/2 और इंटू वाई कोऑर्डिनेट होगा h। r/2 कॉम h, r है 400 तो r/2 हो जाएगा 200 और हाइट आपका आया 100, तो 200 को 100 आंसर आ गया। थोड़ा स्लो करके देख लीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, आप जहां गलती करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा। 2 स्टोन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, देयर रेंज आर इक्वल। ओके, सेम स्पीड से डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो रेंज सेम है। द रेंज आर इक्वल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज π/3, एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है π/3,
पाई/3 मतलब 60 डिग्री ना, पाई 180 डिग्री बाई 3 60 डिग्री। तो दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो ये अल्फा हो जाएगा 30 डिग्री, तभी रेंज सेम होगा ना। इट्स मैक्सिमम हाइट इज y1, देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द अदर विल बी। एक का मैक्सिमम हाइट y1 है, तो दूसरे का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, दूसरे का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, रेंज सेम है, इस कंसेप्ट को यूज करके हमें पता चला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, पहला एंगल 60 तो दूसरा 30 हो, स्पीड सेम है, तो हाइट का फॉर्मूला y1 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, एंड y2 हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, इसको बोलो थीटा 2 बाई 2g। सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का अलग है, हाँ देखो ना लिखा है, विथ मेकिंग डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक का पाई/3 है, रेंज सेम है, उससे पता चल गया कि एक 60 है दूसरा 30 होगा, और एक का हाइट y1 है तो इसका हाइट y1 होगा, दूसरे का हाइट को मैंने y2 मान लिया। हाइट का फॉर्मूला तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2g से 2g कैंसिल होगा, स्पीड सेम था, ये कैंसिल होगा, तो ये वाला जो रेशियो है ना y1 बाई y2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा 2। साइन स्क्वायर थीटा 1 वो बचेगा 60 डिग्री है ना, तो ये लिखो साइन 60 डिग्री, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका होल स्क्वायर कर दो तो यह आ जाएगा 3, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y1/3, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा y1/3। डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, एन एरो इज शूट इनटू द एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। रेंज उसका बताया 200 मीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बताया 5 सेकेंड। If the value of g is assumed to be 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, then the horizontal component of the velocity of arrow is, एरो का वेलोसिटी नहीं पूछा है, एरो की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछा है। तो बेटा एक बात बताओ, रेंज का फॉर्मूला तो यही पढ़ते आ रहा हम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हमें रेंज पता है, मतलब x में कितना चला ये पता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड पता है, तो x की वेलोसिटी से तो हमें मतलब है बस, तो r हो गया तुम्हारा 200 बराबर x की वेलोसिटी हमें चाहिए एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड, तो 200/5 हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। लीजिए करेक्ट सर, बड़ा आसानी से सॉल्व किया। तो बात प्रोजेक्टाइल मोशन की किया है, लेकिन एक्स एक्सिस से हट के तो कुछ बोला ही नहीं सवाल में, कुछ पूछा ही नहीं, सारा तो एक्स एक्सिस वाली बात करी है, और एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन होता है 0, तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं मैं, है ना। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक बच्चा डाउट में पूछा था मेरे से, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर, देन फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। ठीक है ना, डिस्टेंस पूछा है। अब इस सवाल को सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल टू t-2t का होल स्क्वायर। देखिएगा ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे रेस्ट में आएगा ना वहाँ से यू टर्न ले लेगा थोड़ा सा। तो असल में इस सवाल को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आप जैसे भी कर पाते हैं ठीक है। ऐसा हालांकि सवाल मैंने कराया था, नहीं भी कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा और वो भी आसानी से करा दूंगा। मतलब आप जिस भी तरीके से करोगे ना, तुम्हें जैसे सॉल्व करना है ना कर लो, मैं तुमको आसानी से करा दूंगा। चाहे तुमको कहीं भी देखना है ना, किताबों में, गूगल पे बेसिक सब कर ले, मैं तुम्हें 2 लाइन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जहां तक चाहिए सब बता दूंगा। और हालांकि ये सवाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट असल में यू टर्न ले रहा है 2 सेकंड पे, और डिस्टेंस 3 सेकंड का निकालना है, ऐसे जाके थोड़ा सा वापस आएगा, है ना। तो ये मुश्किल सवाल है, लेकिन सॉल्यूशन एकदम जोरदार बताऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट क्लास में हम हाइट टू ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल मोशन और कुछ ग्राउंड टू ग्राउंड के अच्छे सवाल और करेंगे। धन्यवाद।